तो आफ्टर अ मंथ ऑफ आईपीएल फाइनली हम लोग को दो टीम्स ऑफिशियली बाहर होते हुए दिख रही हैं। जो तिहाड़ एफसी हमें कहा जाता है पॉपुलरली, चेन्नई और राजस्थान रॉयल्स दोनों ऑफिशियली बाहर हो चुकी हैं और अब सिर्फ 8 टीम्स के बीच में आईपीएल रह चुका है। बट ये बाहर कैसे हुई हैं, किस मीडियोकर और शेमलेस फैशन में हुई हैं, आज हमें उन दोनों मैचेस की बातें करनी है। या एंड आई थिंक सीएसके को स्पेसिफिकली लेके काफ़ी रूमर्स भी निकल के आए हैं कि क्या ये धोनी का लास्ट सीजन हो सकता है, क्योंकि उनसे पूछा गया था ना, डैनी मॉरिसन ने पूछा था उनसे कि क्या आप नेक्स्ट सीजन आएंगे, डज दिस मीन, तो उन्होंने कहा कि आई विल कम फॉर द नेक्स्ट गेम, कुछ ऐसा करके कहा। आई डोंट इवन नो इफ आई विल कम फॉर द नेक्स्ट। नहीं उन्होंने बोला है आई विल कम फॉर द नेक्स्ट गेम, आई डोंट नो, आई विल कम फॉर द नेक्स्ट गेम। ये सीएसके ने बाद में पोस्ट निकाली और लिख के गलत निकाला है। अच्छा ओके, मैंने लाइव सुना है। ठीक है तो भाई, वो कहते हैं कि आई डोंट इवन नो इफ आई विल कम फॉर द नेक्स्ट गेम। वो मजाक में बोला है, लोग ज्यादा बना रहे हैं व्हाटएवर इट इज। चलो मतलब धोनी का भी एक तरीके से डिस्कस कर सकते हैं इसके अंदर। एंड ऑब्वियसली आरआर का तो मतलब एक हाई आना था। तो वापस एक टीम जो कि इतना ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रही होती सीजन में, तो वापस उनको अपने तुक्का लग गया था गलती से एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे जो हमने लेवल कहा पे आना ही था। एंड वापस अब वो मुंबई इंडियंस लाइन पे लेके आई है। साथ ही साथ वीकेंड पे 3 बहुत ही बड़े मैचेस हो रहे हैं, या तो उनकी बातें करनी है। इनफैक्ट फ्राइडे को तो हमारा रादर स्टार्टिंग विद जीटी एसआरएच, या आरसीबी और सीएसके, जो कि आई थिंक अब आई डोंट नो कितना रेलेवेंस है इस गेम का। ना भाई, गेम तो गेम है भाई, मतलब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेबल या आई एम नॉट श्योर कितना इफेक्ट पड़ेगा। और केकेआर का भी मैच है, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। बाकी संडे की रात को जो मैच होगा उसका हम लोग विल ट्राई टू कवर इट इन अ लाइव स्ट्रीम। या तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं आज, हम लोग को 5 सेगमेंट्स कवर करने, जल्दी से शुरू कर देते हैं। बट एज ऑलवेज इस पॉडकास्ट को आप जरूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिया, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। आजकल हर दूसरे दिन लाइव स्ट्रीम्स हो रही है, मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम्स भी हो रही हैं। तो अगेन यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट। एंड हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है, जहाँ पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपस में मिलकर खूब बातें करते हैं, उसको हम लोग कमेंट में पिन कर देंगे, वहाँ जाइए और उसे भी ज्वाइन करिए। सिट बैक, एंजॉय दिस एपिसोड। सो लेट्स टॉक अबाउट सीएसके वर्सेस पंजाब। ये मैच देखो, आई वाज प्रेइंग कि थोड़ा सा एक स्पॉइल स्पॉट हमें देखने को मिलेगा चेन्नई की तरफ से, बट इट टर्न्स आउट कि इस साल तो जो भी उनके घर पे आ रहा है हर कोई पीट कर ही जा रहा है। Yeah. मतलब इफ प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट सिर्फ एक मुंबई है जो कि हारी थी इनसे घर पे। बाकी अभी तक जितनी भी टीम्स हैं सबने इनको हराया हुआ है। आई थिंक इनका एक और मैच बचा है अभी घर का, बट बाकी जो 6 मैच अब तक उसमें से एक मुंबई बस हारी है। बाकी तुम केकेआर की बात करो, एसआरएच की बात करो, दिल्ली की बातें करो, इनकी बातें कर लो, पंजाब की, सबने हराया इनको। सो बहुत ही मतलब आई वुड से जनरेशन डिफाइनिंग सीजन होने वाला है चेन्नई के लिए। हाँ है, बट आई स्टिल थिंक मतलब स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस मैच, स्पेसिफिकली हाउ दे बैटेड इन द फर्स्ट इनिंग्स, आई थॉट कुछ मीट होगा इस गेम के अंदर, बट एंड आते आते वो भी हमें दिखी गया कि भाई मीट भी कुछ क्या ही है। चलो बात करते हैं इसका, क्योंकि वन सेकेंड बहुत ही 1-2 इंडिविजुअल बिलियंसेस ने थोड़ा सा इनको बचाने की कोशिश करी है। बट क्या एक्चुअली में टीम डिजर्व करती हुई थी? हाँ वो तो है ही। आओ बात करते जरा। ये केकेआर और चेन्नई वाली पिच थी, तो दिस वाज गोइंग टू बी सुपर ड्राई एंड कोई घास वास थी नहीं यहाँ पे। पंजाब जो है टॉस जीत के चेस करने का डिसीजन लेती है। आई थिंक पहले बैटिंग करते तो भी शायद रादर और कन्विंसिंगली जीतते। ये तो नीडलेसली लास्ट ओवर तक चला गया गेम। एंड मैक्सवेल जो है फ्रैक्चर से बाहर हो गए भाई, बहुत पूरे सीजन के लिए बाहर हो गए। एंड अभी तक कोई उनका रिप्लेसमेंट जो है वो बताया नहीं गया, तो दे लुक फॉर इट। बट एक ये बहुत बड़ा ब्लो है भाई, क्योंकि एक वो एटलीस्ट एक बॉलिंग ऑप्शन तो प्रोवाइड करते ही थे। सूर्यांश शेगड़े उनके जगह पर आते हैं, उनका भी बहुत अच्छा मैच गया ही नहीं है। और इसके चलते हुए क्योंकि मुझे लगता है थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं गलती हो गई कि फिर उमर ज़ई 5th बॉलर बन गया था। एग्जैक्टली मेरी प्रॉब्लम यही थी इसके अंदर चलते हुए कि सूर्यांश शेगड़े को आपने एज अ 6th बॉलर रखा और हमने देखा कि उनकी कितनी पिटाई हुई थी इसके अंदर। चेन्नई की ऑन द अदर हैंड सेम टीम थी, चलो एक तो काम इन्होंने ठीक करा। बट फर्स्ट इनिंग्स में आते हैं पावर प्ले में 48 for 3 जो स्टार्ट हुई थी, फिर से मतलब ऐसा लग रहा था कि हाथ ही जोड़ दो भाई, मैच बंद करवा दो, टीवी तोड़वा दो, कुछ कर दो। बट शेख रशीद यार, मतलब देखो मुझे हमेशा लगता है कि हर एक बैटर जो भी अभी इतना यंग हो, उनके पास बहुत टाइम होता है अपने स्किल सेट में ऑल आउट हिटिंग करने का। ये शुभमन गिल के साथ भी लोग स्टार्टिंग में यही देखते थे। बहुत क्रिटिसिज्म उनको मिला करता था पहले 1-2 साल में केकेआर की तरफ से। इनफैक्ट अब तो ओपनिंग भी नहीं करते थे, नंबर 6 नंबर 7 पे बैटिंग करा करते थे। सेम थिंग हैपेंड विद केएल राहुल जब वो एसआरएच से खेलते थे स्टार्टिंग में। उसके बाद उन्होंने अपना एक नया डायमेंशन दिखाया खेलते हुए, अब थोड़ा थोड़ा वापस ओरिजिनल फॉर्मेट पे आ गए अपने। बट ऑफकोर्स मतलब शेख रशीद को ऐसे हम लोग लिमिट नहीं कर सकती है बोल के कि उनकी बैटिंग बहुत ही ओडीआई सूटेड लग रही है ज़्यादा, कोई लोग तो टेस्ट मैच भी कह देंगे। बट एट द मोमेंट मतलब ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो इन T20s, वो बहुत क्लियरली दिख रहा है। पॉइंट वही है कि
इस टाइम पे ही इज नॉट कंफर्टेबल विद दिस फॉर्मेट। वही बात होती है कि आप 18, 19, 20 साल में किसी भी प्लेयर को कैसे ही टाइप कास्ट करोगे कि अच्छा ये सब इस फॉर्मेट के खेलने लायक है। आगे जाके हो सकता है वो अपना एक नया हुनर दिखाए एंड जाके बाद में T20 के बहुत अच्छे खिलाड़ी बने, बट नेचुरली वो चीज़ नहीं आती उनके ऊपर। जैसे अभिषेक शर्मा को देख के लगता है ना कि T20s नेचुरली इनको सूट करेंगे, तो शेख ऋषि के साथ वो बिल्कुल मतलब आयुष मात्रे को भी उनके साइड में ही खेलते हुए देखते हो, उनसे लगता है कि अच्छा हाँ इनके साथ भी वो चीज़ है। तो शेख ऋषि ने एक वो छक्का मारा था पुल का, उसके बाद इकलौता छक्का था भाई पावर प्ले का वो तो चलो चेन्नई से एक्सपेक्ट करो। एंड उसके बाद हरदीप सिंह वन सेकेंड, हमने कितने सारे प्लेयर्स को देखा है इस साल लेफ्ट हैंडर्स पे, राइट हैंड बैटर्स जो हैं वो लेफ्ट आर्म पेसर पे बॉल पिच होती है अक्रॉस द बॉडी एंगल्ड होती है एंड उस पर वो क्रॉस बैटेड शॉट मारने के चक्कर में या सीधा मारने के चक्कर में टॉप एज लगाते हैं। वन सेकेंड ये चीज़ हुई है, ये हमने बहुत, क्योंकि अब हमने इतने सारे पॉडकास्ट बना दिए हर एक मैच कवर करके, तो अब आपको खुद भी अगर आप हर एपिसोड देखते जा रहे हो वो प्रोग्रेशन समझ में आएगा और पैटर्न समझ में आने लग जाएगा। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर पैटर्न है। इनफैक्ट आज रोहित शर्मा भी कुछ इसी तरीके से आउट हुए हैं समवॉट रियान पराग की बॉल पर। वहाँ पर उसके बाद जस्ट हम लोग देखते हैं कि मार्को यानसन, जो हमने की बैटल कहा भी था मात्रे वर्सेस यानसन, वहाँ पे वो he was setting himself up to pitch it above mid off, but ultimately हाथों पे चली जाती है, बॉल के अंडरनीथ नहीं आ पाते वो। सैम करन और डेवॉल्ट ब्रुविस खेल रहे हैं उसके बाद। नहीं जडेजा तो चलो अच्छा जडेजा की पहले बात कर लेते हैं अगर वो करनी है तो। जडेजा भाई साहब आते हैं हरप्रीत बार के एक ओवर खेले, वहाँ पे वो एक बॉल मुंह के नीचे आती है तो सीधा मारते हैं, फिर 2 कट के चौके मार देते हैं। और हरप्रीत बार ने फाइनली कुछ थोड़ी क्लेवरनेस दिखाई। एक बॉल जो है वो, क्योंकि 2 बॉल आप ऑलरेडी कट के चौके खा चुके हो, तो बैटर के दिमाग में ना अब ये चीज़ बैठ चुकी है कि जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ होगी बॉल तो मैं कट मार सकता हूँ, अच्छा आज बैट पे अच्छी लग रही है। ही प्लेज विद दिस ट्रिक, वहाँ पे बॉल को 2 इंच ऊपर आप पिच करते हो एंड इट इज़ नॉट एनी मोर एन ईजी बॉल टू कट, और वहीं पे उसका कॉट बिहाइंड का सीन बन जाता है, ही गेट्स आउट। मतलब किसी ने कमेंट करके हमारे पॉडकास्ट पे बोला था, क्योंकि हमने लास्ट मैच में ये जब प्रीव्यू कर रहे थे इस मैच का, तो लास्ट पॉडकास्ट में हमने बोला था कि सैम करन एट नंबर 3, जडेजा एट नंबर 4, क्लियरली इट्स नॉट वर्किंग फॉर CSK। एंड वही बात है कि वो इस मैच में पे ऑफ कर गया, क्योंकि सैम करन ने इतनी बड़ी इनिंग्स खेल दी है। मतलब ये वैसा टाइप की इनिंग्स है जो कि मतलब आपको शायद अब 2-3 सीजन बाद ही ऐसी टाइप की इनिंग्स आपको देखने को मिलेगी उनकी तरफ से, कि उन्होंने 80 रन मार दिए, वो भी कमिंग एट नंबर 3। पर मेरा पॉइंट ये है कि भाई किसी भी CSK फैन को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सैम करन शुड बी आर नंबर 3 बैट्समैन, क्योंकि वो एक्चुअली में उनका रोल वही है जो नीचे आके खेलने वाले प्लेयर्स होंगे। तो ये इस मैच में आके चल गए डज नॉट मीन कि आगे भी चलते ही रहेंगे ये। मतलब एक इनिंग के बेसिस पे तो वैसे भी कभी किसी को जज नहीं करना, चाहे बुरी हो चाहे अच्छी हो। बट आफ्टर दैट व्हेन वी सी कि हमारे डेवॉल्ट ब्रुविस एंड सैम करन बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, दिस इज प्योरली डाउन टू दीज 2 गाइज कि ये मैच इतना रिलेवेंट रहा भी है। बिकॉज जिस तरीके से इन लोगों ने बैटिंग करी है, 6 से 10 ओवर के बीच में 41 रन आते हैं। अब चेपॉ का मैच हो रहा है, आप 3 विकेट डाउन उसके बाद भी आप 10 रन पर ओवर की इकोनॉमी से खेल रहे हो। जेन्युइनली काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। चहल को काफ़ी अच्छा टारगेट करा आई थिंक। डेवॉल्ट ब्रुविस ने भी छोटी बॉल थी उसको बैट के छक्का मारा मिड विकेट के ऊपर से। एंड सैम करन तो विद द टर्न उनको एक्सपेक्टेड था कि डोमिनेट करना पड़ेगा इस मैचअप पर। ओमर जाई भी मुझे बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं लगे एज सच, अपार्ट फ्रॉम दैट 1 बॉल जिन्होंने डेवॉल्ट ब्रुविस को बोल्ड मारा है, वो भी कैसे हुआ था अभी उसकी बात करेंगे। बट इट मेड थिंग्स टू ईजी फॉर दीज गाइज। नेक्स्ट फेज में 10 से 15 ओवर के फेज में सूर्यांश का जो पहला ओवर था, इट वॉज रादर गुड बिकॉज उस टाइम पे हार्ड डेंस कोई फेंक नहीं रहा था। सो सूर्यांश अगर एकदम से आके हार्ड डेंस पे बॉल फेंक रहे हैं, हार्ड डेंस का मतलब शॉर्ट ऑफ लेंथ की बॉल, एंड उस पर पेस अगर आप मिक्सअप कर रहे हो, ही इज एनीवे नॉट अ वेरी क्विक बॉलर। तो अगर आप उसमें 120s 135 के बीच के रेंज पे अगर आप एक्सट्रीम्स पर डाल सकते हो बॉलिंग, तो बैटर्स को एटलीस्ट कुछ तो गेस करना पड़ रहा है। सो आई थिंक वो पहला ओवर था, थोड़ी वो मिस्ट्री एलिमेंट भी थी, उसके चलते हुए बैटर्स वर ट्राइंग टू एनालाइज कि इनके क्या लेंस होने वाली है, क्या एक वो बॉल पार्क है पेस का जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। उस चक्कर में उनका पहला और अच्छा जाता है रादर। बट उसके बाद से मतलब दे वर नॉट लुकिंग बैक भाई। अगले फेज में मेरे ख्याल से 45 रन और आते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक बड़ी पेक्यूलर चीज़ मैंने नोटिस करी, जितनी भी बाउंड्रीज आई हैं इस फेज में सारी जो है वो बैटर्स के लेग साइड पर आई हैं। ओके, डेवॉल्ट ब्रुविस की लेग साइड और सैम करन की लेग साइड, दोनों की ऑफ कोर्स उल्टी होगी क्योंकि ऑपोजिट हैंड के बैटर्स हैं, बट सारे चौके उन्होंने अपने लेग साइड पर मारे। एक भी शॉट उन्होंने ऑफ साइड के थ्रू चौका नहीं मारा है। हाँ। अब इसमें 2 पार्ट आते हैं। ओमर जाई जैसा बॉलर, अगर आपको पता है वैसे भी कि बहुत एक्सट्रीम पेस नहीं है, अगर वो राउंड द विकेट आके सैम करन को बॉलिंग कर रहे हैं तो ऑलरेडी एंगल उनको फेवर कर रहे हैं लेग स्टंप पे मारने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ आई थिंक यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड बैटिंग कॉम्बिनेशन के चक्कर में जो फील्ड सेटर्स बार बार चेंज करने पड़ते हैं, उसका भी एडवांटेज मिला चेन्नई को इस बार। ये हम लोग को यूजुअली बहुत ब्लेटेंट तरीके से नहीं दिख रहा होता, बट इस मैच में बहुत क्लियरली ये चीज़ विजिबल थी। ओके, इसके चलते हुए आई थिंक
it became too easy for Brewis and Sam Curran to dominate them until that one ball जो कि ड्रिंक्स ब्रेक के बाद आई थी। तो तब जो है कंसंट्रेशन आपको एज अ बैटर रीसेट करना ही पड़ता है। वो एक हल्की सी विंडो होती है किसी बैटर को कंसंट्रेशन को तोड़ के एक्सप्लॉइट करने का। आई थिंक वहां पे उमर से बैंग ऑन थे, बॉल थोड़ी सी निप करती है अंदर एंड बोल्ड हो जाते हैं। मतलब इज इट फेयर टू से कि आप स्टोइनिस खिलाना चाहिए था आपको शायद यहाँ पे उमर जाई की जगह पे, क्योंकि अल्टीमेटली बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेम नहीं किया। स्टोइनिस का तो पिछले साल रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा था शेपआउट पे, अच्छा था। प्लस मतलब आई थिंक इस सीजन में उनकी बॉलिंग यस बहुत कुछ खास नहीं रही है। इवन बैटिंग में पीपल वुड रेज क्वेश्चंस कि यार इन्हें कितना ही परफॉर्म करके दिखाया है, बट समटाइम्स आई फील कि भाई थोड़ा ज्यादा ही अंडररेट कर देते हैं कि नहीं ये बिल्कुल ही एकदम ही बैक करना चाहिए। हाँ मतलब थोड़ा तो आप बैक करो यार। ये सेम प्लेयर एलएसजी का लास्ट सीजन प्रॉब्ली बेस्ट प्लेयर था उनका, तो आपने उसको खरीदा है। और अब तो मतलब रिकी पॉन्टिंग भी आपके कोच, वो ऑस्ट्रेलियन ही है, ये स्टोइनिस भी ऑस्ट्रेलियन है, तो आप बैक कर सकते थे उनको एक्चुअली में, बट एकदम ही छोड़ दिया है। बिल्कुल छोड़ दिया। एंड मतलब ये बात कहीं चुभे ना कि इतने चेंजेस जो हो रहे हैं हर मैच में, तो थोड़ी इंजरीज भी हो गई अनफॉर्चुनेटली। रिगार्डिस इसके चलते ना एक प्रॉब्लम क्या थी पंजाब के साथ कि अब आखिरी 5 ओवर जो डेथ ओवर्स हम कहते हैं उसमें सिर्फ 3 ओवर्स ऑफ प्रॉपर पेस बचे हुए थे, अर्शदीप और यानसन के अगर हम ओवर्स को कंबाइन कर दे तो उसके अलावा किसी के और थे ही नहीं। फिर आपको सूर्यान से बॉलिंग करानी पड़ती है अगर आपको पेसर्स की ओवर और चाहिए तो। एंड एग्जैक्टली वही इशू में आते हुए दिखता है जब वो 16th ओवर सूर्यान से फेंकवाते हैं, तब जाके 10वें ओवर के बाद पहली बार कोई बाउंड्री ऑस्टम के बाहर आई थी। उससे पहले सारी बॉलें टांग पे आ रही थी वहां पर, क्योंकि तब तक बैटर सेट हो चुके थे। आप स्लॉट में ऑस्टम के बाहर फेंक रहे हो तो सैम करन नाउ उनकी आईज बॉल पे इतनी सेट हो गई थी कि फिर उसको लॉन्ग ऑफ के ऊपर से भी छक्का मार सकते हैं अगेंस्ट दी एंगल। उसके बाद फिर वो एक फुल टॉस फेंकते हैं। अच्छा इसमें बहुत क्लासिक केस था सूर्यांश का, जो उनकी पेस थी एक सेट बैटर को वो बाउंसर पे तो सरप्राइज नहीं कर सकते, तो दी ओनली वे कि आप उनको यॉर्कर फेंको। अब यॉर्कर पहला मैच है बच्चे का, वो कितना ही एक्यूरेट होगा। यॉर्कर के चक्कर में फुल टॉस ही गई है तो सैम करन ने छक्के मार दिए। वो 16th ओवर आई रिमेंबर जो शिखर ने डाला था उसमें 26 रन आए थे भाई साहब। सैम करन ने लिटरली पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था उनको वहां पे। मतलब उस ओवर के बाद से एकदम से लगा था कि इनकी 100 भी हो सकती है। हाँ राइट। और इट ऑल वाज गोइंग रियली गुड अंटिल वो मार्को एंसन ने पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर वो, अब देखो क्योंकि उनकी हाइट वैसी है, क्योंकि वो उनकी पेस उतनी आती है तो वो डरा सकते हैं आपको बाउंसर के साथ। एंड एग्जैक्टली वही होता है वहाँ पे, वो डक करने के लिए जाते हैं ऑकवर्डली एंड बॉल इतनी बाउंस करती नहीं है। एंड इन दी प्रोसेस उनकी वो बैट से एक फेंट एज लेके चली जाती है, वो कॉट बिहाइंड हो जाते हैं। बट आई थिंक दिस वाज इजीली चेन्नईज बेस्ट इनिंग्स। हाँ मैं यही कहने वाला था भाई कि इस सीजन की बेस्ट इनिंग्स है। मतलब इनको कायदे से तो स्टैचू बना देना चाहिए सैम करन का बाहर चेपॉक के। मतलब क्लियरली भाई इतना एक अरे मजाक कर रहा हूँ, ऑब्वियसली सच नहीं बोल रहा, बट मतलब वैसे क्लियरली ने दिखा दिया भाई कि बाकी सारे बैट्समैन को फॉलो करना चाहिए अल्टीमेटली। थोड़ा जिगरा तो दिखाओ भाई, दिखाना चाहिए। मतलब दुबे भी हम लोग कहाँ बात करते कि नंबर 3 पे खेलने चाहिए कायदे से, वो अल्टीमेटली नंबर 6 पे रहे हैं। तो ये प्रॉब्लमेटिक है। उसके सामने पूरा कोलैप्स हो गया, उसको टाइम ही नहीं मिला, कुछ फायदा ही नहीं अल्टीमेटली नीचे ऐसा हिटर रखने का। धोनी भाई साहब आते हैं, धोनी ने लगाए बढ़िया 1-2 छक्के। आई लाइक दैट फ्रॉम हिम भाई कि कुछ टाइम वेस्ट नहीं करा, तुरंत मारने लग गया, टाइम वेस्ट नहीं करा। बिल्कुल सही बात है। चहल उनको फिर लटका के देते हैं बॉल, एक और रन आउट हो जाते हैं लॉन्ग ऑफ पर। उसके बाद जो हमने जो फ्रीकिश थिंग देखी है, आपके पास 5 विकेट हाथ में थे, 6 विकेट हाथ में थे आखिरी 5 ओवर के लिए, और आपने पूरे 5 ओवर भी नहीं खेला, पहले ऑल आउट हो गए। उस ओवर में चहल के वो विकेट जाता है, फिर हैट्रिक आती है। मतलब इस सीजन की पहली हैट्रिक, एंड आई डोंट रिकॉल मैं लास्ट में किसको हैट्रिक लेते हुए देखा था। शायद लास्ट ईयर किसी को देखा होगा, बड़ा मुझे याद नहीं आ रहा। भाई ऑनेस्टली दीपक हुडा बैटिंग करने के लिए आते हैं, स्क्वायर ड्राइव मार रहे हैं बॉडी के दूर से, एंड वो लॉब हो जाती है बॉल। लेग स्पिनर पे हमेशा होती है बॉल ऐसे, अगर आप कनेक्ट नहीं करते हो तो। अंशुल कंबोज एंड नूर, आप क्या सोच के हिट आउट करने के लिए जा रहे हो? सीधे बैट से एक सिंगल दे दो। दुबे वहां पे बैठा ही इसलिए कि वो चहल के अगेंस्ट एक लेग स्पिनर के मैचअप पे डोमिनेट करे। आप लोग को खुद ही सारा भार उठाना है। अंशुल कंबोज नहीं बड़े नथिंग से शॉट मारा है भाई, खड़े खड़े, ना बैक फुट पे ना फ्रंट फुट पे, सीधे बैट से सिंगल हो जाता है। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ डीप थे, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बैटिंग थी टेल से। थोड़ा सा और अपनी मेच्योरिटी दिखानी चाहिए थी, जो कि फॉर एग्जांपल बार्टलेट ने दिखाई थी केकेआर के अगेंस्ट, जब वो बैटिंग कर रहे थे डीप। मतलब अभी धोनी ने जो बोला है मैच हारने के बाद, हाइंडसाइट में उन्होंने वो चीज़ बोली, बट आई थिंक जो भी उनका असेसमेंट था वो एकदम करेक्ट था। उन्होंने कहा कि ऐसे टाइप के मैचेस में जहाँ पे आपने अल्टीमेटली 190 समथिंग रन्स बना दिए,
तो एक डिसेंट टोटल पे आप पहुंच गए हो। उसके बाद ये जो लास्ट के जो 2 ओवर निकले इनके, जहाँ पे एक दुबे भाई साहब भी आउट होते हैं, फिर वो 4 विकेटें दिखती हैं हमें निकलते हुए। क्या ही ब्लेम करूं, हाँ, लास्ट ओवर में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर मतलब ये 5 बॉल हमने देखी जहाँ पे वो आउट होते हैं। लास्ट ओवर में भी आई थिंक 2-3 बॉलें डॉट भी हुई थी पहले। तो ये अल्टीमेटली इन अ T20 मैच जहाँ पे ये गुच्छा बना के आप देखो तो 7-8 बॉलें आपको एक्स्ट्रा मिलती जहाँ पे आप हिट आउट कर पाते हैं अगर आपने सेंसिबली खेला होता। तो दिस टारगेट कुड हैव इजीली बीन 205, 210, जहाँ से मैच शायद थोड़ा इंटरेस्टिंग होता गिवन कि पंजाब काफ़ी एंड तक ले गई थी इस मैच को। तो वो उनका असेसमेंट एकदम करेक्ट था। ये जो चहल ने, मतलब ऑब्वियसली आप उनकी तारीफ करोगे कि उनने 4 विकेटें लेनी अल्टीमेटली एक ही ओवर के अंदर, बट मतलब ये भी आपको बोलना पड़ेगा ना कि बाकी सारे बैट्समैन क्या कर रहे थे भाई वहाँ पे, आपका विकेट देने आए थे एकदम ही। तो इसी ये फाइन मार्जिन का गेम होता है T20s में। यहीं अगर 6-7 बॉलें सही चली जाती तो शायद गेम कुछ और होता। बट आई स्टिल बिलीव कि ये लोग आराम से कम 10-15 रन अंडर पार थे फॉर श्योर यार, इस पिच पे बनते रन आराम से। एंड इवन आफ्टर दैट लेवल ऑफ पावर हिटिंग बाय डेवॉल ब्रेविस एंड सैम करन, इनकी कलेक्टिव परफॉर्मेंस इतनी घटिया थी कि अभी भी जो है पार स्कोर भी नहीं बना पाया, अबव पार तो छोड़ ही दो। एंड जब पंजाब बैटिंग करने के लिए आती है 51 for 1 इन द पावर प्ले, अच्छा मुझे बड़ा क्लियर कट मैचअप दिख रहा था इसमें। प्रियांश बीइंग द लेफ्टी, वो जो है खलील अहमद को टारगेट कर रहे थे, एंड पब सिमरन बीइंग द राइट हैंडेड बैटर, वो अंशुल कम्बोज को टारगेट कर रहे थे। बहुत क्लियरली दिख रहा था ये। खलील अहमद के शॉर्ट ऑफ वुडलैंड बॉल्स को भी वो क्रॉस बैटेड शॉट्स चला रहे थे प्रियांश आर्य, ट्राइंग टू फाइंड द गैप बिटवीन मिड ऑन एंड मिड विकेट। तो वहाँ पे उनको सक्सेस भी मिलता है, 1-2 एजेस भी लगती हैं। पर अब सिमरन ने तो स्टेप आउट कर करके मारे कम्बोज को, एक स्कूप मारा उसके बाद। तो बहुत क्लियरली दिख रहा था कि कौन सा बैटर किस बॉलर को टारगेट करने वाला है। यूजुअली हम उल्टा सेटअप बनाते हैं कि बॉलर जो है स्टडी करके आते हैं कि हमें किस किस बैटर को अगेंस्ट मैचअप क्रिएट करना है, बट यहाँ पे बैटर्स की तरफ से क्लियरली वो इंटेंशन दिख रहा था। आई डोंट नो इफ इट इज ऑन पर्पस और नॉट, बट बहुत क्लियर कट एक वो पैटर्न दिख रहा था वहाँ पे, कौन किसको टारगेट कर रहा है यहाँ पे। उसी में इनफैक्ट खलीली आउट भी करते हैं फिर प्रियांश आर्य को, बाउंसर डालते हैं, टेक्स हिम बाय सरप्राइज, पीछे एज लगता है, धोनी डज द रेस्ट। बट 6 से 10 ओवर के बीच की अगर हम बातें करें इस फेज में, मुझे लगता है जिस तरीके से श्रेयस अय्यर और प्रभ सिमरन ने स्पिनर्स को खेला है, मुझे याद है हर्षा भोगले ने भी उस टाइम पे कहा था कि दे आर प्लेइंग स्पिन टू वेल। ओके, एंड इट इज सो ट्रू। देखो एक तो ड्यू भी आनी शुरू हो गई थी, तो इन चेन्नई डिफेंस थोड़ा मुश्किल भी हो गया था। बट जिस तरीके से जडेजा को, नूर अहमद को, सैम करन की स्लोअर बॉल्स को टैकल करा है, एक सैम करन ने स्लोअर बाउंसर फेंकी थी, श्रेयस अय्यर ने वो टक करके मार दिया ऊपर से अपरकट, थर्ड मैन सर्कल के अंदर थे। बॉल में बिल्कुल पेस नहीं थी, बट ही मेड श्योर कि बैट से मैं इतनी पेस जनरेट कर सकता हूँ कि वो एटलीस्ट टप तो जाए, वरना यूजुअली हाथों में जाती है। श्रेयस अय्यर का आप कुछ भी बोलो, मतलब घर पे फॉर्म ऑब्वियसली हैज नॉट बीन गुड, बट घर के बाहर जितने भी मैचेस रहे हैं उनका फॉर्म कुछ ज्यादा ही तगड़ा रहा है। इस मैच भी जो उनने इनिंग्स खेली है, बाय द वे मैंने वो चेक करा लास्ट पॉडकास्ट के बाद कि उनके कितने रन्स थे, 288 थे एक्चुअली में। अरे भाई रोहित शर्मा को अभी वो मिल गई थी क्या, ऑरेंज कैप? नहीं, रोहित शर्मा देने आए थे उनको, सूर्य कुमार देने आया था। वही मुझे वो हर्षा भोगले उस टाइम पे बोलने की एक बंदे से दूसरे बंदे पे जा रही है, मैं कंफ्यूज हो गया। बट मतलब लास्ट मैच तक उनके 288 रन था एक्चुअली में, अब जाके वो पंजाब के टॉप स्कोरर बने, उससे पहले प्रभ सिमरन चल रहे थे टॉप स्कोरर। तो ये इनिंग्स आनी इंपॉर्टेंट थी भाई श्रेयस अय्यर के लिए भी है। मतलब आई थिंक उनको कम से कम 400-450 रन तो क्रॉस करने भाई। मतलब अब ये कितने मैचेस बचे हैं अभी? 4 मैचेस और बचे, उसके बाद प्लेऑफ्स होगा आई होपफुली। हाँ, या आप कह सकते हो मतलब 500 का भी टच कर सकते हैं कायदे सब। तो वो 500 तो करने तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतने तो करो। इतना तो करना चाहिए, ग्राउंड ब्रेकिंग सीजन चाहिए श्रेयस अय्यर को भी, T20 साइड में ब्रेक ऑफ करना है तो 10 से 15 ओवर के बीच में 51 रन और आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक और पथिराना से पहला ओवर डलवाया जाता है, वो बड़ा एक्सपेंसिव जाता है। प्रभ सिमरन जो हेलीकॉप्टर ही मार देते हैं, काइंड ऑफ एक छक्का लगाए थे वहाँ पे। उसके बाद जब विकेट्स गिरने शुरू होते हैं, नूर अहमद वाज क्लियरली लुकिंग इनफेक्टिव, बट एक गुगली डालते हैं बड़ा स्मार्टली। प्रभ सिमरन अगेंस्ट द टर्न उसको स्वीप करने के लिए जाते हैं, एंड वो इसीलिए हाथों में दे बैठते हैं। विद द टर्न होता तो छक्का जाता। जब पथिराना दोबारा आते हैं, अब नेहाल वडेरा को जिस तरीके से उन्होंने आउट करा है, वो स्विंगी एक्शन में चक्कर क्या ना, बॉल इज ऑलवेज डिपिंग ऑन यू। जब बॉल इतने लो एंगल से आती है तो इट इज आप तक पहुंचते पहुंचते हमेशा डिप कर रही होती है। देयर इज अ रीजन व्हाई लसित मलिंगा स्लोअर यॉर्कर्स इतनी अच्छी डिप कराया करते थे। वो एक्शन एक ऐसा एंगल क्रिएट करता है कि इनएविटेबल होती है वो चीज। कैच भी आई थिंक अच्छा था भाई जडेजा का। एग्जैक्टली। तो जब बॉल आपके पास वो स्पीड पैके डिप कर रही है और उस पे आप स्लैश मार रहे हो, वो भी बॉल डिप करेगी अल्टीमेटली जाकर, ऑफ द बैट भी डिप ही करेगी बॉल। उसको जडेजा ने जमीन से उठा के से पकड़ लिया। तो दैट वाज अ ग्रेट कैच, वेरी अंडररेटेड कैच। वही मुझे लगा था बहुत ज्यादा। एक तो
इतने बहुत ज्यादा casually क्विक पकड़ है लिया वो ना। फील्ड पे, और हाँ। मतलब यूजुअली आप देखते हो कि जो भी ऐसे तगड़े कैचेस होते हैं उसके बाद रिएक्शन ऐसा होता है Yeah. खुद उस प्लेयर का कि अच्छा आपको भी लगता है हाँ यार क्या कैच पकड़ा इसने। जडेजा तुरंत बस वो उठ के बॉल वापस दे देते हैं एंड इट सीम्स लाइक यार नॉर्मल कैच था ये तो। बट वॉट सीम्ड टोटली अनएक्सप्लेनेबल टू मी वॉज कि आखिरी 5 ओवर में आपको पता है ड्यू आ रखी है, आपके पास 5 ओवर्स ऑफ पेस का ऑप्शन है, लेकिन फिर भी धोनी ने 1 ओवर नूर से डलवाया, 1 ओवर जडेजा से डलवाया। मतलब मुझे समझ में लॉजिक क्या था। नूर तो चलो फिर भी मैं एक टाइम के लिए हटा दूं, मिस्टर स्पिनर रहे हैं, विकेट टेकर रहे हैं। पथिराना आते हैं 17th ओवर डालने के लिए, और उस ओवर में श्रेयस अय्यर ने जो बैटिंग करके दिखाई है, नोट कर लेना इस चीज़ को, इट इज़ द बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट यॉर्कर्स इन दिस IPL सो फार। ओके, किसी ने भी उससे बेटर यॉर्कर्स को फेस करके नहीं दिखाया। पहली मतलब बिकॉज ही नोस कि पथिराना इस वक्त यॉर्कर्स ही ट्राई करेंगे, ऑफ द विकेट अभी तक परचेज मिल नहीं रहा कि बाउंसर मुझे आउट कर दोगे। एंड श्रेयस अय्यर के फ्रैंकली बाउंसर वीकनेस रही भी नहीं है। क्रीज के एकदम अंदर खड़े हुए, विकेट से जितना पास एज पॉसिबल। बंदे की हाइट भी 6 फीट के, आई थिंक 6 फीट के आसपास ही होंगे, 6 से लंबे होंगे। हाँ, अराउंड 5'11" या 6 आई थिंक हमारे हाइट के आसपास आसपास तो होंगे ही होंगे, कम हो सकता है मेरे से तो लंबे भी हो सकते हैं। जब आपकी हाइट इतनी लंबी होती है तो बॉल के अंडरनीथ आना मुश्किल होता है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी ऊपर होती जाती है। इसीलिए जो जिनकी हाइट छोटी होती है वो यूजुअली बेटर पुलर्स या हुकर्स ऑफ द बॉल होते हैं। सचिन, रिकी पॉन्टिंग, विराट कोहली भी नाउ यू कैन से, उन्होंने हालांकि वो पीछे प्रैक्टिस करी लेकिन ही पुल्स रियली वेल। यहाँ पे फॉर अ गाय ऑफ द हाइट ऑफ श्रेयस अय्यर, यॉर्कर्स के अंडरनीथ आके उसको छक्के लगा रहे हो, और फिर एक पिच परफेक्ट यॉर्कर थी जो थर्ड बॉल थी, उसको फेस खोल के चौका मार दिया था पीछे थर्ड मैन पर। इससे बेटर मैंने बैटिंग नहीं देखी इस सीजन यॉर्कर्स के अगेंस्ट, कोई आंसर ही नहीं था। पथिराना का ऑब्वियसली मतलब वो CSK के इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहे हैं, मतलब हमेशा बातें होती है कि आगे जाके खिलाड़ी बहुत बड़ा बन सकता है, बट स्पेसिफिकली इस सीजन को लेके श्रीलंका से इतना अच्छा नहीं करते कभी। स्पेसिफिकली इस सीजन को लेके काफ़ी चेन्नई फैंस खुद इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इस मैच में जब क्लियरली पथिराना इज नॉट इन ग्रेट फॉर्म राइट नाउ, तो आपको नेथन एलिस खिलाना चाहिए था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नहीं, नॉट रियली। ओके, मतलब यार देखो, पथिराना के साथ हमेशा एक एक्स फैक्टर तो होता ही है डेथ ओवर्स में। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, उनकी परफॉर्मेंसेस अगर आप हर मैच में एनालाइज करोगे, आप हमारे पुराने पॉडकास्ट भी जाके उठा के देखना, इन 7 of 10 मैचेस, मतलब ये मैं एग्जैक्टली 10 मैच नहीं बोल रहा हूँ, परसेंटेज बता रहा हूँ, 70% ऑफ द टाइम्स उनकी परफॉर्मेंस को आप ऐसे जज नहीं कर सकते कि ओवरऑल स्टैट्स देख लो। उनका यूजुअली जो पहले या दूसरा ओवर होता है एज कम्पेयर टू जो उनके आखिरी 2 होते हैं डेथ के, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। हमेशा उनके आखिरी 2 ओवर डेथ के जो होते हैं, आखिरी 3 में से जो 2 ओवर डालते हैं, वो मोर ऑफन देन नॉट दे आर ऑलवेज गुड। ओके, तो आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि हाँ 10 से 15 ओवर के फेस में भी उतने इफेक्टिव नहीं लग रहे, इतने पिछले साल थे। बट डेथ ओवर्स में जो वो चीज़ लेके आते हैं वो नेथन एलिस भी नहीं लेके आते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग को वहाँ पे नुआंस की ज़्यादा ज़रूरत है, इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग एट द फाइनल स्टैट्स। इन सेइंग दैट ये बात बहुत क्लियर है कि उनका फॉर्म अच्छा तो नहीं चल रहा। आज तो मतलब श्रेयस अय्यर ने खत्म ही कर दिया था। फिर जडेजा बॉलिंग करने के लिए आ रहा है, शशांक ने उसको खत्म कर दिया भाई। बैकफुट पे छक्के लगा दिए, एक मिड विकेट के ऊपर से, एक सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। कोई गेम में फाइट रही नहीं गई थी अननेसेसरली। उसके बाद जो है शशांक और श्रेयस अय्यर आउट होते हैं, वो पथिराना पे इनसाइड एज लग गई उनकी, और गेम फालतू में बढ़ा है एंड तक, वरना कायदे से गेम जाना नहीं चाहिए था। शशांक का वो अल्टीमेटली कैच पकड़ा, डेवॉल ब्रुविस का क्या लगा कैच के बारे में? आई थिंक द रूल शुड चेंज भाई। आई वाज अनॉयड। क्या मुझे कैच देख के मतलब वो नहीं था कि ओ भाई क्या कैच पकड़ लिया, मजा आ गया देख के। मेरे को लगा था यार ये क्या फालतू का रूल बना रखा है कि आप जाओ और बाहर से लेके अंदर आ जाओ, फिर वापस बाहर चले गए, फिर वापस अंदर आ गए। ऐसे करते करते तो बड़े आराम से कैचेस हो जाएंगे। बेसिकली अभी रूल क्या है कि जो पहली बार जब आप बाहर कूदोगे तो वो स्टार्टिंग आपकी फील्ड के अंदर से होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड या थर्ड बार को जितना भी जगल करना है एग्जैक्टली वो आप बाहर से अंदर आके भी कर सकते हैं। तो आई थिंक दे विल हैव टू मॉडिफाई द रूल। थोड़ा अनफॉर्चुनेट था, बट रूल अगर है तो पूरा एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए। एंड डेवॉल ब्रुविस ने वन ऑफ द कैच ऑफ द सीजन पकड़ के दिखाया वहाँ पे। ऑल इन ऑल आई थिंक चेन्नई वन सेकंड डिजर्वेड लूजर्स। मैं हर पॉडकास्ट में सोच रहा था कि मैं किसको बोलूँ वर्स्ट टीम, चेन्नई या राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स तो और भी गुड ओवर करके दिखाया। बट घर पे जिस तरीके से पिटाई हुई है इनकी, दे आर आल्सो राइट अप देयर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट धोनी? इज ही कमिंग बैक फॉर द नेक्स्ट सीजन? पता नहीं भाई, मुझे लग रहा है इतना गंदा सीजन चला जा चुका है। मुझे आई डोंट नो, आई फील दिस कि शायद क्या पता शायद नहीं दिखे भाई अगले सीजन में। मतलब कुछ भी हो सकता है ऑब्वियसली, एंड एक तरीके से आप इस डिसीजन को क्रिटिसाइज भी कर सकते हो ऑन धोनीज पार्ट एज वेल एज ऑन सीएसके's पार्ट। हाँ, अगर एक ही साल के अंदर रिटेन क्यों हुए थे? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आप धोनी के पार्ट पे एंड सीएसके के दोनों के पार्ट पे आप बोल सकते हो ये।
बट मतलब जितना गंदा सीजन जा रहा है, जितने ज़्यादा डिजेक्टेड धोनी खुद भी लग रहे हैं बार बार पोस्ट मैच में आके, मेरे को तो अच्छा भी लगता भाई देखने में। इट्स सैड यार, जनरली बहुत गंदा लगता है देख के। बट मतलब इट काइंड ऑफ फील्स लाइक कि द एंड इज क्वाइट नियर नाउ। जहाँ हमें लग रहा था कि अच्छा 2 साल तो एटलीस्ट वो खेलेंगे ही खेलेंगे, इंक्लूडिंग दिस सीजन। अब पता नहीं, मतलब आई वोंट बी सरप्राइज अगर ना खेलें अल्टीमेटली। मुझे तो लगता है कि 1 साल तो और खेलेंगे और बहुत ही ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल होगा अगर आपने रिटेंशन करवाने के बाद भी एक ही साल में करके चले। लास्ट डांस लास्ट डांस ऐसे तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा बेटर ही परफॉर्म करके जाओ। हालांकि अगले साल भी आप टीम को कितना ही चेंज कर लोगे, वो भी देखने वाली बात है। बट नाउ यू साइंड अप फॉर दिस, तो मुझे लगता है खेलना चाहिए, ऐसे टीम को छोड़ना नहीं चाहिए। एंड फॉर पंजाब भाई एकदम सेकंड पे जंप कर गए। पंजाब का मुझे लगता है एंड तक ऐसे चलेगा, लेकिन ऊपर नीचे एकदम ही, क्योंकि टेबल ही ऐसा हो रखा है। अभी एक मैच गलती से बीच में हार जाएंगे तो लेगा एकदम से बाहर हो गए, फिर जीत जाएंगे तो दोबारा लेगा भाई। मतलब पॉइंट ये कि अच्छी बात है कि आपने अभी सीएसके अगेंस्ट विन निकाली, बट वो ब्रीदिंग स्पेस बिल्कुल ही नहीं है किसी भी टीम के लिए। सबको दे हैव टू बी एट इट हमेशा। पता नहीं लगता है नीचे के 2-3 टीम्स जैसी निकल जाएंगे भी, एसआरएच और केकेआर वगैरह में से कोई निकल जाएगा, तो ऊपर की 5 टीम के ऊपर तो बहुत प्रेशर आना है। तो आई थिंक पंजाब राइट नाउ लिविंग अप टू इट, एंड मुझे लगता है इट विल बी अ शेम अगर टॉप 4 में नहीं आते तो, फॉर श्योर जितनी अच्छी टीम है उनकी। बट लेट्स सी, नेक्स्ट मैच पे चलते हैं हम लोग सीधा, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। जो पूरी हाइप बन रही थी कि क्या वैभव सूर्यवंशी एक और शॉकर दे पाएंगे, बुमराह बोल्ड दीपक चहर को, क्या राजस्थान रॉयल्स में एक नई वो रिजुविनेशन आ गई है। हर एक चीज़ को जो है कवर खोद के उसके अंदर डाल दो, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। मुंबई इंडियंस ने पूरा जो है दिखा दिया कौन कहाँ स्टैंड करता है और क्या एक्चुअल वैल्यू है अभी इस टीम की, राजस्थान रॉयल्स की। इतनी बेकार परफॉर्मेंस मैंने नहीं देखी, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब मुंबई को भी भाई कुछ ज़्यादा ही क्रेडिट जाएगा। मतलब ऑब्वियसली राजस्थान डिड नॉट प्ले वेल एंड क्लियरली दिख रहा था, स्पेसिफिकली सेकंड इनिंग्स तो मतलब देखने का मन भी नहीं कर रहा था। सेकंड इनिंग्स पता क्या है, उसके एनालिसिस करने बैठूंगा ना, कोई बंदा ये नहीं बता पाएगा कि मैंने एक्चुअली मैच देखा है, हाइलाइट्स देखी सिर्फ ऐसा टाइप का, क्योंकि है ही नहीं एनालाइज करने के लिए कुछ। हर बॉल पे या तो मिस हो रहा है, छक्का जा रहा है, या तो आउट हो रहा है। कोई 3 ही चीजें हो रही थी सर वहाँ पे, कोई सेंसिबल बैटिंग दिखी नहीं थी बिल्कुल भी। या बट एट द सेम टाइम भाई मुंबई इतनी ज्यादा स्कैरी लग रही है ना कि एक वो मीम निकल के आया ना कि भाई खुदा जाने की कैसे इस टीम को प्लेऑफ में कोई हरा पाएगा। आई जेन्युइनली डोंट नो भाई, इतनी ज्यादा स्कैरी टीम लग रही है, बहुत वन साइडेड जीत रही है। डराओ, जेन्युइनली आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ इट राइट, क्योंकि अब कोई नॉन परफॉर्मर बचा ही नहीं है टीम में। अब रिगिल्टन ने भी रन मार दिए, वो रोहित शर्मा ने फिर 50 मार दिया आज, वो हार्दिक पांड्या और हार्दिक आगे तो गेम ऐसे खत्म कर रहे हैं, लग रहा है कि भाई ये लोग मजाक बना दिया जन्मों से फॉर्म में बैठे हुए हैं। वो बुमराह वहां पे रुक नहीं रहा, बोल्ट पहलों में विकेट निकाल रहा है, दीपक चहर ने भी आउट कर दिया है। तो कमी क्या रह गई है? तो सैंडर के बिना ये हाल चल रहा है। अभी करण शर्मा ने आती है विकेट ले ली, जो आ रहा विकेट ले रहा है। खैर अगर हम लोग जरा टॉस की बातें करें, टॉस जीत के चेज ही करना था। आई थिंक इसमें कोई सरप्राइज नहीं था मेरे लिए, बिकॉज रॉक हार्ड सरफेस था, घास भी थोड़ी बहुत थी जो बाइंड करके रखी थी पिच को, तो इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी अ डिसेंट बैटिंग विकेट एंड ड्यू का पॉसिबिलिटी रहता है यहाँ पे, हमने देखा है। तो चेज इज नॉट अ बैड ऑप्शन। सो राजस्थान रॉयल्स वही करती है एग्जैक्टली। हसरंगा को निगल था अपेरेंटली, तो कुमार कार्तिकेय आते हैं, बट संदीप शर्मा को फिंगर फ्रैक्चर हो गया अपेरेंटली। हाँ, तो वो भी उनका भी देखना पड़ेगा। ऑल्दो अभी ऐसी न्यूज़ नहीं आई है कि अब वो पूरे सीजन के लिए बाहर निकल जाएंगे, बट आई एम प्रीटी श्योर अगला मैच तो नहीं खेलेंगे। फिंगर फ्रैक्चर तो मतलब फिर आप थोड़ा सीरियस हो जाती है चीज। आई थिंक उनको मिस भी करा, पावर प्ले एंड डेथ ओवर से मिस करा है उनको, वरना एक तो विकेट मिलता कम से कम, चाहे उनका खुद का फॉर्म भी अच्छा ना रहो। पर इसी बहाने मधवाल को चांस मिलता है, एंड क्योंकि पेसर्स बढ़ाने थे संदीप के एब्सेंस में, तो फरूकी को खेलना पड़ा युद्धवीर की जगह पर। मुंबई की सेम टीम थी, विच मींस के सैंडर अभी फिट नहीं है। भाई साउथगेट आया हुआ था मैच देखने। हाँ, ऐसे रैंडम ऐसे स्पॉन हो जाते हैं लोग, इंग्लैंड वाले। वो इंग्लिश की ओनरशिप है ना शायद राजस्थान रॉयल्स में। अच्छा, हाँ हाँ, बट ये साउथगेट का पूरे फुटबॉल में भी यही था कि हर स्टेडियम में आके मैचेस देख रहे हैं, और अब क्रिकेट में भी आ गए भाई साहब। यहाँ पे भी मनुष्य चढ़ा दी राजस्थान रॉयल्स को। खैर पावर प्ले की बातें करते हैं। 58 फॉर नो लॉस, सुपर स्टार्ट में मुंबई इंडियंस, बट इस पावर प्ले को हम 2 हाउस में डिवाइड करेंगे, पहले 3 और आखिरी के 3 ओवर। हाँ, क्योंकि थिक्शाना, फारूकी और आर्चर ने जो पहले ओवर डाले अपने, दे वर एक्चुअली क्वाइट गुड। बिल्कुल सांस लेने का टाइम नहीं था, उनको बहुत मदद मिली। उस टाइम पे एक विंड स्टॉर्म चल रहा था, अब बारिश भी होनी शुरू हो गई थी, और बहुत स्ट्रॉन्ग बीच थी। मतलब बीच में 1-2 मिनट के लिए गेम रुक गया था। रोहित शर्मा की आंखों में भी तो कुछ चला गया था, वो बहुत ज्यादा धूल थी। अब फारूकी उस टाइम में बॉलिंग कर रहे थे, वेरी क्लेवर ऑफ हिम, बिकॉज उसको पता है कि हवा तेज चल रही है और अक्रॉस जा रही है, तो मुझे स्विंग मिलेगा नेचुरली, तो मैं बाउंसर नहीं फेंकूंगा, अब मैं बॉल ऊपर फेंकूंगा, और ऊपर फेंकूंगा और उसी में बॉल की पेस को वेरिएशन डालता रहूंगा। धूल भी आ रही है तो साइटिंग में भी इशू होगा, तो शायद मेरी स्लो वन मास्क हो जाएगी अच्छे से,
और उसी के चलते उसने फंसा भी दिया रोहित शर्मा को। वो बाय चांस रोहित शर्मा ने डीआरएस लिया आउटसाइड और वो लास्ट मिनट पता चला कि वो आउटसाइड लेगा, उसमें रोहित शर्मा खुश भी हो गया, अरे भाई ये तो तुक्का लग गया, वरना रोहित शर्मा का गेम खत्म था। अच्छा, वो उस पर भी कंट्रोवर्सी हो गई ना, क्या? वो टाइमर हट गया था, जो डीआरएस का टाइमर होता है 1-2 सेकंड बाद रोहित शर्मा ने लिया था कॉल जो है। अब उसमें भी जो लोग बैठे होते हैं कि अच्छा कुछ करे मुंबई इंडियंस, हम लोग चढ़ जाएंगे। हाँ, तो वो लोग स्टार्ट हो गए कि भाई एक्चुअली वैसे कायदे से आई वाज आल्सो, क्योंकि मेरे को दिख गया था कि टाइमर चला जा चुका है एंड रोहित शर्मा ने बाद में करा था, तो देख के मतलब मैं भी थोड़ा सा वो हो गया था, क्योंकि ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट इट इज हैपनिंग। क्या पता पहले ही कर दिया हो। नहीं, वो पूरा टाइम कैमरा उनके ऊपर दिखाया हुआ था उन लोगों ने, तो उन्होंने एकदम एंड में करा था। पहले तो उन्होंने बहुत टाइम लिया ना, पहले रिपोर्टर से पूछा, ही वाज नॉट श्योर हिमसेल्फ, तो वो कायदे से टाइमर के बाद लिया था। तो मैं भी थोड़ा सा अनॉय हो गया था कि यार इतना लीनियंट क्यों हो रहे हैं सब लोग, कि अच्छा ठीक है 1-2 सेकंड हो गए, बाद में अगर आपने रखा है कि 12-13 सेकंड में आपको लेना ही लेना है तो लो भाई। नहीं, अगर ये हुआ है तो डेफिनेटली कॉल आउट करना चाहिए और रैसन ऑल्सो कंप्लेंट भी करनी चाहिए। हाँ, अगर हुआ है तो मुझे पता नहीं, बट मेरा पॉइंट वही कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई एम सीइंग दिस हैपनिंग। मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा है होते हुए, तो ये कुछ बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, बट एट द सेम टाइम थोड़ी अनोइंग होती है। थोड़ा स्ट्रिक्ट होना नहीं, अगर ये ऐसा हुआ है तो बिल्कुल भाई इसको बिल्कुल कॉल आउट करो। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो धूल आनी रुक जाती है, हवा रुक जाती है, नाउ मुंबई इंडियंस मेकअप देयर माइंड। रिकल्टन ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी कहा कि हमने सोचा थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। आर्चर को इन्होंने ऑन द राइज 2-3 छक्के मारने का ट्राई करा था, जो कि छक्के गए नहीं थे, डीप मिड विकेट पे सिंगल डबल हुए थे, बट वहां से इंटेंट क्लियर दिख रहा था। फिर थीक्षाना बॉलिंग करने के लिए आते हैं, तो अब रोहित शर्मा ने भी देखो, थीक्षाना की ये क्रेडिट जाएगा कि रोहित शर्मा के आंख में बॉल दे नहीं रहते। वो रोहित शर्मा के लेग साइड पे चौके इतने आ नहीं रहते उस टाइम पे, उन्होंने थीक्षाना को कवर्स के थ्रू, मिड ऑफ के थ्रू बना के चौके मारे, मिड ऑफ के ऊपर से मार दिया, कवर्स और कवर पॉइंट के बीच में से गैप निकाल दिया। सो बहुत क्राफ्टमैनशिप वहाँ पे दिख रही थी रोहित शर्मा की, बहुत रिस्टी बैटिंग उन्होंने करी वहाँ पर। ऑफ कोर्स उस लेवल के बैटर से अगर आप रिस्टीनेस देखते हो तो इट ऑलवेज हेल्प्स गैप्स ढूंढने में, बट वहां तक ना वो टोन सेट हो चुकी थी। उसके बाद हम देखते हैं अगले 4 ओवर में 41 रन और आते हैं, 99 फॉर नो लॉस थी मुंबई। कुमार कार्तिकेय ने एक्चुअली में पहला ओवर अपना अच्छा डाला था। 1 सेकंड मुझे लगता है थोड़ा सा एक्स फैक्टर लेके आते हैं। रिकल्टन को वो लेग स्पिन डाल रहे थे, रोहित शर्मा को ऑफ स्पिन डाल रहे थे, तो दोनों के लिए वो एक अलग वेरिएशन उनके पास तैयार था। परहैप्स उनको सी ऑफ करना चाह रहे थे वो, बट उसके बाद आते आते जब मधवाल का सेकंड ओवर आता है, कार्तिकेय का भी सेकंड ओवर आता है, वो टोंग करना शुरू कर चुके। भाई मेरे को बस देख के ये लग रहा था कि ऑब्वियसली वो स्टार्टिंग के 3 ओवर थे, देन वो 5th ओवर था आर्चर का, जहाँ पर उन्होंने 18 रन मार दिए थे उसको, उसके बाद से दे नेवर लुक बैक। मेरा बस पॉइंट ये था कि इट जनरली स्टार्टिंग के 10 ओवर में तो एंड आते आते तक लग रहा था कि भाई लोग इतने सेटल हो चुके कि इट सीम्स टू इजी फॉर देम नाउ। तो मैं ये बात बोलने वाला था एक्चुअली, पता है कुमार कार्तिकेय चलो फिर भी हटा दो, लेकिन मधवाल को स्पेसिफिकली इन्होंने ये जो 8 से 12-13 ओवर का जो फेस है उसमें जितनी बॉलिंग करी है, एक्चुअली में उन्होंने इतनी बुरी बॉलिंग करी नहीं है। ओके, वो इतना मतलब उस टाइम पे ना रोहित शर्मा के लिए तो मोर पर्टिकुलरली, क्योंकि रिकल्टन तो वैसे भी थोड़ा स्ट्रोक मेकर ज़्यादा है, इट बिकेम टू ईजी टू बैट भाई। मतलब स्लाइटेस्ट ऑफ द एरर्स, लाइन अगर मिडिल स्टम्प से थोड़ा सा भी 2 इंच भी अगर लेग स्टम्प पे हुई है तो इसका पास इतना टाइम है कि वो बैट के फ्लिक मार रहे हैं उसको। शॉर्ट ऑफ लेंथ से बॉल जरा सी ऊपर क्या हो गई तो उसको वो फ्रंट फुट पे स्लॉग कर रहे हैं मिड विकेट के ऊपर से। एक्चुअली में द बैटिंग मेड इट लुक टू इजी, बिकॉज इतनी ज्यादा बुरी बॉलिंग हुई नहीं थी वहां पर मधवाल के द्वारा। मुझे लगता है मधवाल ने इनफैक्ट ही डिड क्वाइट डिसेंटली वेल लेटर ऑन एज वेल, जब रोहित शर्मा निकल चुके थे। उस टाइम पे इट वाज टोटली ऑन द बैटर्स। आज इसलिए मुझे लगता है कि मैन ऑफ द मैच दोगे किसको आप। प्लस ये भी है ना, मतलब रोहित शर्मा का क्या ये एकदम वही टेम्पलेट था जिससे हम लोग उसको बैटिंग करते हुए देख रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने 50 रन मारे एंड बहुत सरप्राइजिंग चीज़ ये थी कि आज एक भी छक्का नहीं मारा भाई उनने। दिस वाज जेन्युइनली क्वाइट सरप्राइजिंग कि रोहित शर्मा की इनिंग्स में हमें एक भी छक्का देखने को नहीं मिला और 50 तक खेले हैं वो। ये होता कि चलो 10-12 रन 20 रन में आउट हो गए तो पुल मारने नहीं दिया ना, रैसन वाज टू देयर क्रेडिट, आज पुल मारने नहीं दिया उन्होंने। मतलब बट रोहित शर्मा वैसे बैट्समैन थोड़ी हैं कि हम सिर्फ पुल पे रिलाई करेंगे। मैं वैसे कह रहा हूं कि वो फ्री का छक्का होता है रोहित शर्मा के लिए, मतलब आज के डेट में वो मौकरी बन चुकी है। मतलब आई काइंड ऑफ लाइक दिस कि रोहित शर्मा ने जबरदस्ती में कि नहीं मैं मारता ही जाऊंगा, वो उन्होंने अप्रोच थोड़ी सी चेंज करी आई थिंक पिछले कुछ गेम्स में। एंड जब आपको दिख रहा है कि रिकल्टन इतने ज्यादा अच्छे फॉर्म में है, वो बंदा 30 बॉल में 50 मार दे रहा है, इस मैच में भी आई वुड से एग्रेसर कायदे से वही था स्टार्टिंग से। रोहित शर्मा kind of took a back seat at that point of time, which I think it's not a bad thing. मतलब उस टाइम पे वो 150 के स्ट्राइक रेट से खेली। हाँ, तो वो बैक सीट लेने का मतलब ये था ही नहीं कि कभी 120-130 से स्ट्राइक रेट पे आना है। बट 10 से 15 ओवर में अच्छा यहाँ पे फाइनली आफ्टर एजेस, फाइनली आफ्टर ये जो चीज़ हमारे मुंह में ठूसे जा रही है चम्मच की, हमें तो रियान पराग को एज अ प्रॉपर ऑलराउंडर देखना है। फाइनली उनको इस बार बॉलिंग के रिवॉर्ड्स मिले।
पहला ओवर काफ़ी डिसेंट था अपार्ट फ्रॉम दैट वन बाउंड्री. सेकंड ओवर में बहुत क्लेवर बॉलिंग करी उन्होंने एक्चुअली में. रोहित शर्मा को राउंड द विकेट आते हैं वो. उससे जस्ट पहले उन्होंने एक मलिंगा टाइप की बॉल भी ट्राई करी थी, बहुत स्लिंगी एक्शन से, केदार जाधव के टाइप की. फिर नॉर्मल एक्शन से रोहित शर्मा के अक्रॉस बॉल डालते हैं, एंगल्ड अक्रॉस, जो कि हमने अभी पिछले मैच के एनालिसिस में बोला था. एंड रोहित शर्मा ट्राइंग टू हिट इट डाउन द ग्राउंड. वही होता है कि बॉडी से आप दूर खेलते कभी कभी मिडिल लगती नहीं बॉल, वही छक्का मारने के वहाँ पे आउट हो गए. आप ये भी कह सकते हैं एक तरीके से. तो क्लेवर बॉलिंग एक्चुअली भाई. ही वाज वन ऑफ द बेटर बॉलर्स फॉर राजस्थान. इसमें 6 की इकोनॉमी आपने ली है, रोहित शर्मा का विकेट ले लिया आपने, तो क्लियरली आपको लगेगा कि हाँ ये एक डिसेंट बॉलर थे इस मैच में. एक्चुअली में रोहित आउट होते हैं उसके बाद से मधवाल की बॉलिंग काफी डिसिप्लिन हो जाती है एकदम से. यू विल सी कि क्योंकि वो वही है ना कि उससे पहले जरा सा भी मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल मिल नहीं रहा था. मधवाल को उन्होंने 2 साल नेट्स में भी खेला है, तो ही नोज हिम इन एंड आउट. काफ़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहे थे उनको. बट जब रोहित शर्मा आउट होते हैं, आई थिंक वहाँ पर काफ़ी अच्छा मधवाल ने कमबैक करा अपना. रिकल्टन को भी मैं कहूँगा, चलो अभी आते हैं लास्ट फेज में, चलते हैं 10 से 15 ओवर की बातें करते हैं. रिकल्टन ऑल्सो गेट्स आउट इवेंचुअली, आई थिंक डिजर्वेडली मैन ऑफ द मैच थे वहाँ पे. ऑल द स्टेबली बहुत क्लोज था ये कॉल. मतलब आप रिकल्टन को भी दे सकते थे, आप हार्दिक को भी दे सकते थे. हाँ, हार्दिक आप सूर्य को भी दे सकते थे. मतलब दोनों ने सेम तो पारी खेली है. एक्चुअली में सूर्य से ज़्यादा बैटिंग बेटर हार्दिक नहीं करी इस मैच में, आप देखोगे तो. ओके. और स्टैटिस्टिकली भी, और विकेट भी लिया एक, और जो कप्तानी करी है भाई, ये बात करेंगे जिस तरीके से आउट हुए हैं उसमें. हार्दिक के फील्ड सेटअप देख लो जरा एक बार. तो आई थिंक उनको भी मिल सकता था मैन ऑफ द मैच आज, बट ठीक है, रिकल्टन को मिलता है नॉनदलेस. आखिर के 5 ओवर में 71 रन आते हैं. विकेट तो कोई गिरता ही नहीं है. स्काई ने तो कसम खा के आया था आज कि मैं आर्चर को तो भूत बनाऊंगा. तो पहली बॉल आती है उन्होंने एक चौका भी मारा था ना यार. आर्चर के पास कोई आंसर नहीं बचा हुआ था. आर्चर यॉर्कर ट्राई कर रहा है, तो स्काई ने लिटरली लेट कर स्कूप मार के उस चौके चक्के मारे उसके पीछे. स्लोअर बॉल फेंक रहे तो अपर कट का चौका मार दे रहे. मतलब ही हैड स्पेसिफिकली टारगेटेड आर्चर. ऐसा लग रहा था कि इनका बेस्ट बॉलर आर्चर ने, इसी को धोखे दिखाऊंगा आज. एंड हार्दिक ने कसम खा रखी थी कि मैं फरूकी को छोड़ूंगा नहीं. उसने वो एक 17th ओवर, आई थिंक वो था 17th 18th ओवर वो था, जैसे फरूकी बॉलिंग करने के लिए आते हैं, या तो मुंह के नीचे बॉल होगी या तो मत्थे बॉल होगी. 2 ही प्लान थे फरूकी के. या तो पुल का छक्का मारेगा हार्दिक, या तो सामने डाउन द ग्राउंड छक्का मारेगा. हार्दिक का जवाब ये था भाई. ये जो इनने स्कोर बनाया अल्टीमेटली 217 का, पहली बात तो मुझे लगा नहीं था कि ये लोग इतना आगे पहुंच जाएंगे 200 के. सेकेंडली मुझे लग रहा था भाई आपके 2 विकेटें गई, और उसके बाद आपके सूर्य और हार्दिक जैसे खिलाड़ी आ रहे हैं जो कि ऐसी स्पीड पे खेल रहे हैं. तो मतलब ये जो हम लोग कह रहे हैं ना कि एमआई से डर लग रहा है, वो कांपना ही चाहिए आदमी को उनके सामने देख के कि अगर ऐसी टाइप की लोग बैटिंग कर रहे हैं कि आपके 2 अच्छे खासे प्रॉपर ओपनर्स आउट हुए जो कि खुद भी इस मैच में काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, और आपको लगा ही नहीं, कुछ महसूस ही हुई नहीं कि आपका शायद अच्छा अभी थोड़ा सा एक फेज आएगा जहाँ पे आपको सेटल होने का टाइम चाहिए होगा. ये इन 2 खिलाड़ी आके 200 की स्ट्राइक रेट से भाई 50-50 40-40 रन मार रहे हैं. तो आप भाई क्या ही कर सकते हैं. ऐसे सोचना ऑलमोस्ट चारों ने 50 मारी है ऑलमोस्ट. हाँ, इन दोनों 40 समथिंग में नॉट आउट रह गए दोनों, वो 50 क्रॉस कर गए. तो ऑन एवरेज सबकी 50 हो गई है. बहुत इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे सबसे, एंड काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे. जब रोहित शर्मा या रिकल्टन भी स्टार्टिंग में स्लो खेले थे, कभी भी अपार्ट फ्रॉम दोस फर्स्ट 3 ओवर्स रन रेट कभी 10 के नीचे ऐसा वही प्रॉब्लम ही नहीं लगी. बहुत आराम से इन लोगों ने एक्सेलरेट करा उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर. फिर स्काई और हार्दिक ने बिल्ड भी करा. एंड आर्चर का भी सेकंड लास्ट जो पेनल्टीमेट ओवर था उसमें 8 ही रन आए थे एक्चुअली में. और फारूकी का भी जो लास्ट ओवर था इट वाज नॉट दैट बैड, बट एक स्लो ट्राई करते हैं स्काई ने छक्का मारा लास्ट बॉल पे. तो इतने पिन पॉइंट एग्जीक्यूशन था ना दोनों बैटर्स का कि देयर वाज लिटरली नो रूम फॉर एरर. आज बहुत अच्छी बैटिंग करके दिखाई है, एंड उतनी ही घटिया बैटिंग करी है राजस्थान रॉयल्स ने. सेकंड इनिंग्स की बात करते हैं, हाइलाइट्स को डिस्क्राइब कर देता हूँ थोड़ा सा. मैच तो क्या ही हुआ सेकंड इनिंग्स में, को समझ में नहीं आया. पावर प्ले में गेम जो है पूरा खत्म हो चुका था. 5 विकेट गिर चुके थे. इंटरेस्टिंग बात यह है कि 62 रन आए थे. 10 रन पर ओवर की रन रेट से ऊपर ही खेल रही थी यार. पर बहुत स्टूपिड चीज थी अल्टीमेटली फिर वो. भाई मुझे लिटरली पता है, ये मैंने मैच दोबारा देखा सेकंड इनिंग्स को, तो वो वही लग रहा था, या तो डॉट बॉल हो रही है छक्का मारने के चक्कर में, या तो छक्का मारने के चक्कर में छक्का एक्चुअली में लग जा रहा है, या तो छक्का मारने के चक्कर में आउट हो जा रहा है. 3 ही चीजें हो रही थी सिर्फ. अरे कोई सिंगल डबल कुछ दिख ही नहीं रहा. मतलब आपने जो 60 रन, अगर कोई आरआर फैन वैसे तो नहीं करेगा भाई, जबरदस्ती में कह रहा हूँ मैं, अगर कोई बोस्ट करेगा अभी कि 60 रन मारे उनने पावर प्ले में, भाई गेम तो खत्म ही हो गया ना फिर. मतलब आप ऐसे तो हर टीम सीएसके भी मार सकती है, वैसे सीएसके शायद ना मार पाए, बट मतलब नहीं मार सकती. बाकी 9 टीम तो ये सब कुछ सारी टीम्स कर सकती हैं ये कि हम 60 रन बना दे पावर प्ले के अंदर, चाहे विकेट कितने भी हम लोग खो दें. वैभव अरोड़ा कह रहा हूँ, वैभव सूर्यवंशी 100 मारी थी. एंड am I surprised? Not at all. ये मैंने बहुत लोगों के साथ होते हुए देखा है. मैंने खुद भी बहुत एक्सपीरियंस करा है. 100 और उसके बाद 0 ही आता है. बहुत 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 सब लोगों के साथ होता है ये चीज़. तो वो तो बच्चे हैं. एंड ओवर पिच बॉल को
एलिवेशन उनको मिल नहीं पाता, 1 सेकंड दीपक चेयर के बॉल पे आउट हो जाते हैं। जायसवाल ने 2 छक्के मारे थे। वो जायसवाल की जो वो 4 बॉलें हैं बोल्ट के अगेंस्ट, वो डिफाइन करती है आरआर की पूरी इनिंग को। छक्का डॉट छक्का आउट, यही हुआ था एग्जैक्टली। बोल्ट थोड़ी सी ऊपर बॉल डाले थे स्विंग के देखने के लिए मेरे ख्याल से, तो वो मुंह के नीचे जो है जायसवाल ने छक्के मारे थे, जहां लेंथ थोड़ी पीछे खींची, डंडों पे लगी बॉल। उसके बाद मतलब इट वाज क्या बचा क्या, नीतीश राणा को वो ऑल्दो थोड़ी डाइसी बॉल थी वहां पे, वो छक्के वाली बॉल ही डाली थी बोल्ट ने, कनेक्ट नहीं होती, डीप मिड विकेट पे आउट हो जाते हैं। बुमराह ने तो भाई बाउंसर मार मार के लड़ी खड़ी कर दी वहां पर, कुछ कर ही छोड़ा ही नहीं वहां पर। मतलब पॉइंट ये है कि जब आपके ओपनर्स आउट हो गए थे, वैसे भी आपकी टीम में शायद आप 3 लोग गिना सकते हो मैक्स टू मैक्स। रियान पराग भी मैं खींच के ले रहा हूँ कि वो उनने ऑफ लेट अच्छा कुछ डिसेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। हाँ, तो क्या मतलब मेन आपके जायसवाल थे और वैभव सूर्यवंशी थे, और जैसे ही वो दोनों प्लेयर्स आउट हो गए, मुझे पता था अब तो चांस ही नहीं बचा आरआर का, गेम क्लोज भी नहीं होगा। ये नहीं पता था कि अल्टीमेटली लोग आके 3 विकेटें और दे देंगे, बट मतलब ये पता था कि मैच क्लोज नहीं होने वाला। अब मैच क्लोज नहीं होने वाला। बुमराह ने जो रियान पराग को बाउंसर मारी थी भाई, मतलब इट्स अ ट्रेड मार्क यार। मतलब वो जिस एंगल से जो पेस जनरेट करते हैं ना अपनी रिस्ट से, दैट बॉल जस्ट कीप्स ऑन क्लाइंबिंग ऑन यू। वो बॉल कभी क्लाइंब करना रुकती ही नहीं है। तुम उसको देखो, वो प्योर पेस और बाउंस पे बीट हुए हैं रियान पराग, बॉल दिखी नहीं होगी उनको सुधारते हुए। वो शॉट मारने के बाद भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैंने जो टोंक करा है वो शायद स्क्वायर लेग के आसपास है, कीपर के पास गया, बट वो एक्चुअली में रोहित शर्मा के पास गया था। वो पता ही नहीं था भाई उस बॉल को कहाँ गई है, वो इतनी ज्यादा क्लाइंब करी है। वो एलीट पेसर्स उस पेस और डिलीवरी पर ही जनरेट कर सकते हैं। वो हेटमायर आते हैं अगली बॉल पर, उनके लिए फील्ड सेटअप देखो, मतलब हार्दिक पांडे की जितनी तारीफ हो उतना कम है। एक वहां पर आपने सिली पॉइंट बैठा रखा था, सिली पॉइंट में क्या, सिली पॉइंट क्या, शॉर्ट लेग बैठा रखा था। एक शॉर्ट मिड विकेट में सूर्य कुमार यादव खड़े हुए थे वहां पर। आपका पूरा इंटेंशन ये है, आप बता रहे हो बैटर को कि मैं बाउंसर ही मारूंगा और बक्की पर ही टारगेट करूंगा, अगर मैं बस किया तो पीछे छक्का मार दो, पीछे फील्डर नहीं ले रखा है, एक फाइन लेग था बस। उसके बाद जो स्काई ने कैच पकड़ा है, फर्स्टली क्रेडिट टू हार्दिक पांड्या फॉर दिस अग्रेसिव कैप्टेंसी, देन बुमराह की परफेक्टली बाउंसर एग्जीक्यूट करी बॉडी लाइन पर, एंड स्काई ने जो कैच पकड़ा है वो कैच छोड़ते तो कोई कुछ नहीं कहता, कोई कुछ नहीं कहता। बट मतलब मेरा पॉइंट ये है कि हेटमायर का भाई इतना ज्यादा मीडियोकर सीजन जा रहा है। हाँ, मतलब मेरा पॉइंट बस ये है कि अब तो पहले, अब वो भी बात नहीं थी कि अच्छा आपने एकदम एंड तक उनको रोका हुआ है, आप स्पिनर से बचाने की कोशिश करो, आउट तो पेसर पे हो अल्टीमेटली। भाई वो आज अच्छा खासा मौका था कि इस टीम को आप थोड़ा क्लोज ले जा सकते थे कि ठीक है हम बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट होके नहीं हारेंगे, बट उस बंदे का अब मुझे कुछ बोलने का मन भी नहीं करता भाई, क्योंकि अगर पूरे सीजन नहीं चला तो मतलब क्लियरली इज नॉट हैविंग अ गुड टाइम। प्लस बाकी लोग भी कौन से कितने ही चले। हाँ राइट, तो मतलब सिर्फ आप उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते। शिवम दुबे ने 1-2 छक्के लगाए थे अच्छे, एक फाइन लेग के ऊपर से मारा था, बट हार्दिक पांड्या वंस अगेन बीइंग द क्लेवर गाय, स्लोअर वन फेंकते हैं वो टांगों पर, उसके लिए एकदम परफेक्ट फील्ड लगा रखी थी, डी उसके लिए डीप मिड विकेट हाथों में दे बैठते हैं वो। हार्दिक पांड्या को इस साल मैक्सिमम विकेट तो मिली ही ऐसे हैं, अपने दिमाग से मिले हैं प्योरली, कुछ बॉल में ऐसा कुछ खास नहीं करा उन्होंने। ही नोस कब मुझे स्लो डिलीवरी फेंकनी है, किस लाइन पे फेंकनी है, उसके लिए क्या फील्ड होनी चाहिए, लगातार वेरिएशंस ट्राई करते रहते हैं। एग्जैक्टली उसी सेटअप पर उनको विकेट मिलते हैं हमेशा। फिर करण शर्मा आते हैं भाई, ही डज द रेस्ट। वो ध्रुव जुरैल को ओवर पिच बॉल पे वो स्वीप मारने चले गए, ऊपर टॉपेज लग गया, आउट हो जाते हैं। टेल जो आके उन्होंने कसम खा रखी थी कि मैं छक्की मारने जाऊंगा, थिकशानो वगैरह की बातें कर रहा हूँ, उन्होंने टिल्ले दिए हैं करण शर्मा को, फ्री के विकेट दिए हैं। और आर्चर ने अकेले ने बेचारे ने थोड़ी फाइट दिखाई थी, बट वही वंस अगेन हार्दिक पांड्या न्यू कि भाई गेम जल्दी खत्म करना है हमें। बुमराह के 4 ओवर तुरंत फेंकवा दिया, बोल्ट को वापस ले, वो विकेट ले जाते हैं भाई। 12वें ओवर में एंड में ये लोग बैटिंग कर रहे थे, 12 ओवर के बाद आर्चर और मदवाल। मेरे हिसाब से तो ये जो अल्टीमेटली 5 ओवर खींचा है गेम, ये तो हार्दिक पांड्या ने कहा भी ना कि 10 मिनट ज्यादा खा गया, पहले ही हमें कर देना चाहिए था, क्योंकि इतना तो गेम जाना ही नहीं चाहिए था। मैं अनोय हो गया था कि भाई गेम खत्म करो, बाद में फिर हम लोग करने बैठे काम। पर वो 5 ओवर अल्टीमेटली खींचा है, मतलब हैट्स ऑफ टू आर्चर कि उन्होंने वहाँ पे थोड़ी फाइटिंग स्पिरिट दिखाई, बट वही क्लियरली बुमराह ने कैच पकड़ लिया भाई उनका अल्टीमेटली। मतलब आरआर के लिए तो यार मुझे लगता है कि दे आर हिटिंग अ न्यू लो इन एवरी गेम। जब देखो आपको क्या लगता है कि इम्प्रूव कर सकते हैं, एक रे ऑफ होप मिलने वाली है। आप इंडिविजुअल बिलियंस पे जो है कोई टूर्नामेंट नहीं जीत सकते, एंड कलेक्टिव फेलियर हुआ एक बहुत बड़ा। कप्तानी पे भी सवाल रहेंगे, चलो नए कप्तान है क्या ही बोलो आप, टेंशन ड्रेसिंग में क्लियरली दिख रही है। दिस इज एज शेमफुल एज इट गेट्स। मतलब एक टाइम पे आपको लग रहा था कि पहले प्रॉब्लम वो थी कि अच्छा स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में ऑब्वियसली लोग तुरंत फॉर्म रिगेन करने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर आपने जो चीज़ आपके लिए काम कर रही थी वो टेम्पलेट आपने चेंज करा, तो वहाँ पे अपने ऊपर आपने कुल्हाड़ी मारी, एंड उसके बाद धीरे धीरे करके प्लेयर्स का भी फॉर्म और नीचे ही जाता है। इंजरी भी हो गई अब तो क्या ही बोलो आप।
हाँ अब तो आप ये सोचो कि भाई बस अब कम से कम 4 मैच तो जीत जाओ, ये नहीं कि 3 मैच पे सीजन खत्म हो गया जैसे 2009 में केकेआर का मतलब हुआ बस था। अब आपका वो होना चाहिए फोकस कि आप लास्ट फिनिश नहीं कर रहे, भाई उसके लिए लास्ट फिनिश तो नहीं करेंगे कि सीएसके इंश्योर करेगी उनके लिए। या टॉप कह रहा हूँ, बॉटम 2 में से तो निकल जाओ भाई कुछ करके, हाँ क्या पता एसआरएच थोड़ी हेल्प कर दे, बट आरआर के लिए शेमफुल यार। एंड फॉर मुंबई इंडियंस मैं सरप्राइज नहीं हूँ अगर ये फर्स्ट पे एंड करते हैं तो। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ भाई यार भाई कैसे रोक लोगे भाई, ये कैसे टाइप का रन निकाला है मुंबई इंडियंस ने। इस टाइम पे मुंबई इंडियंस अगर कोई एक मैच हारेगी तो नैरेटिव ये बनेगा कि मुंबई का ऑफ डे था, दूसरी टीम ने कुछ नहीं उखाड़ा है। अभी अभी हाइप वैसी बन रही है अभी, एंड डिजर्व्ड हाइप पे परफॉर्म ऐसा कर रहे हैं लोग यार। अभी मतलब अगर गुजरात भी जो टॉप की टीम्स है, आरसीबी, गुजरात, पंजाब, कोई भी आ जाए तो मुझे लग रहा है अभी कोई हरा सकता है इस फॉर्म में। सबसे ज्यादा स्कैरी बाय फार मुंबई इंडियंस इस टाइम पे। हो सकता है हरा दे, पर ऑन पेपर तुम कहोगे कि मुंबई अभी इज लुकिंग द बेटर टीम। तो मैं तो सरप्राइज नहीं होने वाला भाई अगर ये टॉप पे फिनिश करते हैं। मतलब मैं अब डायरेक्टली फोकस मुंबई के गेम्स में जीटी वाले मैच से ही करूंगा, क्योंकि भाई वो मैच देखने वाला होगा। अगर जीटी वहां पे विन निकाल लेती है तो मतलब आई वुड से कि हाँ भाई मतलब इस टीम में जीटी में तो बात है। हाँ बात है कि इनने मुंबई के अगेंस्ट भी विन निकाली। बाकी तो मतलब जो भी टीम सामने आ जाए लग रहा है कि क्लियर डिफीट होने वाली। 6-6 हो गए अब तो। पहले स्टार्टिंग के 4 मैच शायद आप हारे थे, उसके बाद आप 4 में 1 जीते थे, 4 में 1 जीते, उसके बाद 6 में से 6 भाई। तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा कमबैक हो गया इनका। बहुत तगड़ा है। खैर जीटी की बात कर रहे हैं तो अगले प्रीव्यू पे चलते हैं हम लोग अब। गुजरात वर्सेस हैदराबाद जो आज मैच होने वाला है हमारा, क्या एक्सपेक्ट करा जाए इससे? देखो गुजरात को एक शॉकिंग लॉस मिलती है, मतलब वन ऑफ द वर्स्ट टीम ऑफ द सीजन का जो एक अच्छा दिन आया था वो गुजरात के अगेंस्ट आया। वैभव सूर्यवंशी ने 100 मारी। एसआरएच ऑन द अदर हैंड हाँ चेन्नई को हराया है, बट दे आर आल्सो लुकिंग एज बैड एज इट गेट्स। भाई एसआरएच वेकेशन से आ रही है, वो भी अलग ही चल रहा है भाई उसमें। वो एक रिपोर्ट निकली है कि नीतीश कुमार रेड्डी नहीं गए, वो प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ भाई क्या बड़ी बात है ये, नीतीश कुमार रेड्डी प्रैक्टिस कर रहे थे। ईशान किशन तो गए होंगे। ईशान किशन गए होंगे। ट्रैविस हेड की फोटो आई है जहाँ पे उनका एकदम ऐसे बल्ज हो रहा है, पेट प्रॉपर बाहर। तो मतलब क्वाइट हैप्पी कि अगर ये सच है कि नीतीश कुमार रेड्डी नहीं गए, क्योंकि क्लियरली वो इंग्लैंड टूर भी आने वाला है भाई इसके बाद, एंड उसमें ऑब्वियसली कन्फर्मड ही आई गेस कि वो चलेंगे स्क्वाड में हमारे साथ। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि वो भी अपना फॉर्म रिगेन करें, बहुत बड़ी बात है। करें रिगेन, बट इसी सिचुएशन में ना इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग टू से। हाँ कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा है भाई आप टाइम ऑफ ले लो। नहीं अच्छे बुरी की बात नहीं, इसमें कहते हैं कि अगर टीम जा रही तो आप क्यों नहीं जा रहे हो, टीम के साथ क्यों नहीं हो। वो अच्छा ओके वो हम लोग एज फैंस अगर तुम सोचो तो मिलेगा कि अरे भाई क्या रोल मॉडल है यार, ये तो प्रैक्टिस कर रहा है, बट इट डज नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट गुड ऑन द टीम। तो आई होप कि उल्टी तरीके से लोग ना ले रहे हो इस चीज़ को। खैर अगर हम लोग हेड टू रिकॉर्ड की बातें करें इनकी, तो 5 मैचेस इनके आज तक हुए। 3 बार गुजरात जीती है, 1 बार एसआरएच जीती है और 1 बार नो रिजल्ट रहा है। तो डोमिनेशन क्लियरली गुजरात का है, एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये चीज़ कंटिन्यू होती है। 2023 के सीजन से गुजरात अनबीटन है, ये तीसरा सीजन चल रहा है। तो अगर इस साल भी हराई थी गुजरात तो 3 साल से एसआरएच का तो मैं देख रहा हूँ कि जिस भी टीम से हो रहा है उनका रिकॉर्ड एक्चुअली अच्छा रहा नहीं है। मतलब पिछले 4-5 साल में स्पेशली, क्योंकि टीम का भी डाउन टाइम चल रहा था, बहुत खराब सीन रहा है। टॉस की बात करते हैं। देखो क्योंकि एसआरएच ऑफ कोर्स घर पे मेजरली रेड सॉइल पिच पे खेलते हुए आ रही है, आई वुड बी सरप्राइज अगर एक ब्लैक सॉइल विकेट दी जाती है अहमदाबाद पर। ये गुजरात बहुत स्मार्ट है इस चीज़ पे। मैं पहले गुजरात क्या था, हैदराबाद क्या था, मैं हैदराबाद जो है एसआरएच जो है वो अपने स्टेडियम में मोस्टली रेड सॉइल पे खेलते हैं। परहैप्स हमें गुजरात उनको एक ब्लैक सॉइल विकेट दे सकते हैं। ड्यू फैक्टर निफ्टी भी रहेगा ही रहेगा, तो आई थिंक रिगार्डलेस चेज ही करना मतलब चाहिए। ये टैक्टिक कि आप थोड़ा एक स्लोअर विकेट दे दो, ये तो हर टीम ही एसआरएच के अगेंस्ट यूज कर रही है, एंड तभी मतलब गुजरात स्पेसिफिकली प्लान करती है। हाँ मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एसआरएच जो है वो अपने घर में हार गई थी। मतलब जहाँ पे उन्होंने अच्छा खासा हाई स्कोरिंग विकेट दिया था मुंबई से जब हारी थी, तो यही बात हो रही थी कि मतलब आप बाहर तो हार ही रहे थे, आप अपने घर में भी हार गए जहाँ पे आपकी विकेट आपको फेवर कर रही थी, इसलिए इतना ज्यादा फलूदा बना था बात का पूरा। बट आई थिंक जीटी एज यू सेड इट मतलब बहुत ज़्यादा स्मार्ट टीम है। वो देखा हमने अहमदाबाद में, वो बाकी टीम से अगेंस्ट भी ये चीज़ यूज़ कर चुके हैं, तो इट्स नेचुरल ओनली अगर वो लोग यूज़ करेंगे ऐसा करेंगे तो हाँ चलता है बात बिल्कुल। और अगर मैं प्लेइंग 11 की बातें करूँ यहाँ पे, तो आई थिंक रथरफोर्ड को तो आँख नीचे वापस लेके आओ करीम जन्नत की जगह पर। ऑलरेडी उनका एक बुरा गेम गया, एंड एसआरएच कोई भरोसा नहीं है, अगर वो चले गए तो वो एक और 30 ओवर का रन दे देंगे। मतलब जीटी को वापस एक वो हमलिंग मिल गई उनको, अब वापस उनको फोकस करने पे तैयार रहना चाहिए कि अब भाई अब फाइनल 4। जब भी केएल राहुल की स्पीच देखी तुमने, क्या उन्होंने कहा कि अब आखिरी के 4 मैचेस बचे हैं, एंड यूजुअली आप देखोगे जितनी भी टीम्स जो हैं वो अल्टीमेटली जो आईपीएल जीतती हैं वो इन 4 आखिरी के गेम्स में, आखिरी के 5 गेम्स में
दे स्टार्ट कमिंग टुगेदर एज अ टीम एंड दे स्टार्ट पीकिंग। तो इस टाइम पे हर खिलाड़ी को ऐसा सोचना चाहिए कि अच्छा टीम को मेरे से क्या रिक्वायर्ड है एंड मैं वो चीज़ करके दिखाऊंगा। वेरी ट्रू। तो जीटी को भी मतलब जो चीज़ आपके लिए चलती आ रही थी ज़बरदस्ती में आप उसको चेंज करने का ट्राई मत करो। रदरफोर्ड हैड स्टार्टेड परफॉर्मिंग फॉर यू गाइस। अगर आपने यहाँ पे उनको वापस बेंच कर दिया तो इट वुड नॉट गिव द राइट सिग्नल। नहीं, और प्लस बॉलिंग में करीम जैद का नहीं था इतना क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एसआरएच के लिए मैं कहूंगा वंस अगेन सेम टीम ही, कमिंदू मेंडिस अच्छे चले थे एंड मोस्ट लाइकली ब्लैक्सवेल विकेट पे थोड़ा टर्न मिलेगा उनको, जरूरत भी होगी तो आपको कंडीशन से भी सूटेबल रहेंगे वो। एक क्वेश्चन बस रहेगा, क्या नीतीश कुमार रेड्डी को अब नीचे ही बैटिंग कराओगे फिर से जैसे चेन्नई में कराया था? आई होप सो ना कराएं भाई, जिस पोजीशन पे वो आते हैं उधर ही उनको करना चाहिए। पर वो परफॉर्म कहाँ कर रहे हैं? परफॉर्म तो नीचे भी नहीं कर रहे थे, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं। बस आई थिंक यार मतलब आपकी एज अ टीम ही आप कितने ही खिलाड़ी को कह सकते हो कि बैटिंग में इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया सीजन। करेक्ट। तो आप ज़बरदस्ती में नीतीश कुमार रेड्डी पे हम लोग कह दें कि यार नहीं इसने परफॉर्म नहीं करा इसलिए इनको ऊपर नीचे करा जा सकता है। आई होप कि बैक करते हैं उनको। अगर ये चीज़ सच भी है कि वो ट्रेनिंग कर रहे थे तो क्या पता निकल के आ जाए भाई इस मैच में। देखो क्या होता है, परहैप्स इसी चीज़ की वजह से ट्रेनिंग कर रहे हो, दिल पे लग गई बात की नीचे बैटिंग कर रही थी, क्या पता। की बैटल्स में कहूँगा शुभमन गिल वर्सेस पैट कमिंस, बहुत ही क्रिटिकल बैटल होने वाला है। कमिंस अनफॉर्चुनेटली कई सारे मैचेस में, ऑल्दो लास्ट मैच उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी थी चेन्नई के अगेंस्ट, काफ़ी डॉट बॉल्स फेंकी थी उन्होंने, बट अनफॉर्चुनेटली अक्रॉस द सीजन ही हैज़ बीन वन ऑफ द वीकर पेसर्स फॉर द टीम। एंड गिल जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, ही डज नॉट इवन हैव टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क्स। वो क्रिकेटिंग शॉट्स अलोंग द ग्राउंड स्क्वायर गैप्स को यूज़ करते हुए काफ़ी अच्छे से डोमिनेट कर सकते हैं। कमिंस वैसे भी हिट द टेक बॉलर ज़्यादा रहे जिनकी बॉल अच्छी निप और बाउंस करती है शॉर्ट ऑफ लेंथ से। तो गिल जिस तरीके से टेम्पलेट लेके आए हैं बैटिंग का, काफ़ी अच्छे से उनको यूटिलाइज कर सकते हैं स्क्वायर शॉट्स पर। बटलर वर्सेस हर्षल पटेल, आई एम अज्यूमिंग कि बटलर डेथ ओवर तक टिकेंगे। हाँ कोई एक तो टिकना ही है उन तीनों में से। आई थिंक बटलर ही होंगे जो टिकेंगे एंड तक। वहाँ पे हर्षल पटेल को क्या वो डोमिनेट कर सकते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी मेरे लिए। क्लासन वर्सेस राशिद खान, ये भी मैं देखना चाहता हूँ। राशिद खान का ऑफ लेट थोड़ा सा एटलीस्ट इकोनॉमी वाइज फॉर्म वापस आया है। क्लासन इज द गाय, अगर आप उनको बीट कर सकते हो तो फिर हाँ कुछ बात है। मतलब लास्ट मैच में जहाँ पे हर कोई आदमी पिट रहा था वहाँ पे राशिद खान सीम लाइक अच्छा इनने इकोनॉमिकल डाली है, तो होपफुली हाँ क्लासन तो एक्सप्लॉइट करती हैं स्पिनर्स को, तो देखते हैं कैसा निकल के आता है इनका। एंड लास्टली अनिकेत वर्मा वर्सेस साई किशोर। साई किशोर को इन लोगों ने इंटरेस्टिंगली एज अ सेकंड स्पिनर यूज करा हुआ है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि ही हैज एक्चुअली बीन बेटर देन राशिद खान। तो उनकी बॉलिंग बहुत डाइसी रहती है कि हर मैच में कब एग्जैक्टली बॉल डालने के लिए आएंगे। कभी कभी उनको 6 से 10 ओवर के बीच में यूज करा जाता है, कभी कभी उनको 15 ओवर तक भी नहीं लाया जाता। मतलब कुछ मैचेस में तो एक ओवर तक उन्होंने डाला, दिल्ली वाला मैच था। तो यहाँ पर आई एम अज्यूमिंग कि कोई बड़ी बात नहीं है अगर उनको जल्दी नहीं लाया जाता है तो। एंड अनिकेत वर्मा जब आएंगे बैटिंग करने के लिए तब मोस्ट लाइकली साई किशोर विल बी अ बिग थ्रेट। क्या उसको वो टैकल कर पाते हैं देखने वाली बात है। बट प्रेडिक्शन से अगर मैं बातें करूँ तो क्या सनराइजर्स एक सरप्राइज यहाँ पे निकाल सकती है? आई वुड से भाई पिच जीटी के फेवर में होगी। जीटी अपने घर पे खेल रही है, जीटी को एक वो हमलिंग सेशन मिल चुका है, आंखें खुल जानी चाहिए। बहुत आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है कि जीटी जैसी टीम जो कि इतनी ज़्यादा डिसिप्लिन रही है टैक्टिकली कि वो ऐसे आके बॉटल कर दे। क्योंकि अगर वो एसआरएच से हार जाती है, आरआर से ऑलरेडी हार चुकी है, तो वही जो हमने जो पॉइंट रखा था कि इट इज़ नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग कि आपके मैचेस बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं, तो वो एक तरीके से आप बॉटल करना स्टार्ट कर दोगे। मुझे भी लगता है कि अब वो वेकअप कॉल मिल गया है, तो अब तो ये लोग दोबारा टैंक नहीं करेंगे, जितना स्मार्ट ये लोग रहेंगे टैक्टिक्स से ज़्यादा अपने। बट आई विल बी सपोर्टिंग एसआरएच। हाँ, अब जो बॉटम टीम है जो बाहर होने वाली है उनको सपोर्ट करा जाए ताकि आईपीएल इंटरेस्टिंग हो थोड़ा सा। बट आई थिंक जीटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। खैर नेक्स्ट हमारे प्रीव्यू की बातें करते हैं। परहैप्स द बिगेस्ट गेम ऑन पेपर, आरसीबी वर्सेस सीएसके। ऑल देन सेइंग दैट आरसीबी टॉप 2 के लिए फाइट कर रही है और चेन्नई लास्ट में बाहर हो चुकी है ऑफिशियली आईपीएल से। तो क्या ही स्टेक्स है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी वो है ना आरसीबी टॉप पे बैठी हुई है अभी टेबल के, ऑल द वे जब तक वो मैच आएगा तब तक जीटी का क्या रिजल्ट होगा। इस टाइम पे टॉप पे मुंबई है। डैम भाई साहब, देखते हैं उस टाइम पे क्या रिजल्ट होता है। मतलब वही टॉप 4 के लिए एक टीम लड़ रही है और एक टीम जो है वो इस तरीके से लड़ रही है कि हम लास्ट फिनिश ना करें, तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट नैरेटिव्स हैं दोनों टीम के। डिफरेंस है इसमें। एक अच्छी बात यह है कि चेन्नई के लिए रादर की चिन्नास्वामी में मैच हो रहा है, तो थोड़ा होम रिकॉर्ड डाइसी रहा है आरसीबी का इस साल। प्लस चेन्नई नाउ हैव नथिंग टू लूज ऑफिशियली। एंड मुझे लगता है ना वो एक जो मिजरी होती है ना किसी बंदे की, धोनी की कह लो चेन्नई की कह लो, वो काट दी है पंजाब ने। अब वो मिजरी रह नहीं गई है। अब आपको पता है कि आप बाहर ही हो तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो माइट एज वेल प्ले योर हार्ट आउट। एक ये नैरेटिव में फायदा कह सकते हो चेन्नई का, बाकी तो मुझे दिखता नहीं है। आरसीबी के लिए भाई मतलब दिस इज एन इंपॉर्टेंट गेम बिकॉज टॉप 2 के रेस में आप स्लिप अप नहीं कर सकते।
मैं एक स्टैट पढ़ रहा था अभी, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगे हुए हैं इस साल, ऐसा भी हो सकता है अगर हर मैच का रिजल्ट अकॉर्डिंगली गया तो, कि 5 टीम 18 पॉइंट पे फिनिश करें। तो आप 9 मैचेस जीतने के बाद भी क्वालिफाई ना करो शायद, ये पॉसिबिलिटी एक एग्जिस्ट करती है। तो टॉप 2 के लिए आपको कम से कम 20 पॉइंट चाहिए इंश्योर करने के लिए। प्लस मतलब जो मैचेस बचे हुए आपके, उसको हिसाब से अगर आप देखोगे तो मतलब यस सीएसके है, बट आइडियली इस टाइम पे इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट मैच टू प्ले। तो जो इजी मैचेस है एटलीस्ट वहाँ पे तो पॉइंट्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टफ मैचेस होंगे, मतलब आप केकेआर का कह सकते हो, एलएसजी का शायद आप कह सकते हो, वहाँ पे शायद आपका रिजल्ट कोई एटलीस्ट एक ना निकल के आए। तो सीएसके गेम जीतना इंपॉर्टेंट है। पिछले 5 में से ऑल्दो 3 मैच आरसीबी जीती है, एंड पिछले 2 मैचेस भी आरसीबी जीती है इस साल, और जो लास्ट ईयर आइकॉनिक सेलिब्रेशन हुआ था। तो आई थिंक रीसेंट रिकॉर्ड तो हेविली इन फेवर ऑफ आरसीबी रहा है, और काफ़ी आइकॉनिक विन्स रादर वो रजिस्टर करके आए हैं। चेपॉक में इतने सालों बाद जीतना, चेन्नई स्वामी में वो एलिमिनेटर टाइप का था वर्चुअल, वहाँ पे जीत के सीएसके को बाहर करना और खुद क्वालिफाई करना, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा मोरल बूस्ट होगा। प्लस लास्ट मैच ये लोग घर पे जीत भी गए फाइनली, डिस्पाइट लूजिंग द टॉस। तो आरसीबी इज एट एन ऑल टाइम हाई। आई थिंक टॉस की बातें करें तो आई थिंक चेन्नई स्वामी मैच है आंख मीच के चेस करना कोई सवाल ही नहीं उठता है इस बात पे। प्लेइंग 11 पे मैं कहूंगा कि क्या सॉल्ट दोबारा खेलेंगे या फिर अभी क्या अनफिट ही है? आई थिंक अगर फीवर ही था तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, तो बस वही चेंज होगा। हाँ, तो बस सॉल्ट वापस आ जाएंगे एंड बेथिल चले जाएंगे। बाकी तो आई थिंक वही विनिंग टीम में कुछ स्ट्रैटेजी चेंज नहीं होनी चाहिए। क्यों जबरदस्ती में? अच्छी मुझे बात आरसीबी की और पाटीदार की ये लगी कि ये डीसी और जीटी की तरह जबरदस्ती में जो है उंगली नहीं कर रहे अपनी स्ट्रैटेजी में। चेन्नई के लिए भी मैं कहूंगा कि सेम टीम के साथ ही जाओ। अब तो सेंस नहीं बनता, अब सेंस नहीं है। अश्विन के खिलाने की एक टेंडेंसी होगी क्योंकि आरसीबी गेम्स उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, बट आई थिंक क्योंकि अंशुल कंबोज के साथ अगर आप जा रहे हो अभी के लिए तो ठीक है, माइट एज वेल स्टिक टू इट। 2 स्पिनर्स अगर आपको खिलाने हैं तो चेन्नई स्वामी में वैसे भी बहुत ज़्यादा स्पिन को तो मिलने नहीं वाली। ये आईपीएल हम लोग धोनी के लिए कह रहे हैं, बट ये अश्विन के लिए कितना सैड रहा है भाई। कैसी कंडीशन में वो वापस आए थे एंड क्या हो गया अल्टीमेटली कि उनको बेंच होना पड़ गया। बेरली उनके 5-6 विकेट हैं सीजन। कितना जेन्युइनली कितना सैड रहा ये पूरा आईपीएल सीजन अश्विन के लिए भी। थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्केपगोट बनाया गया। हाँ, सेम मुझे भी लगता है भाई, पर मतलब वही है कि वो विकेट तो वैसे भी नहीं ले रहे थे, प्लस वो डिफेंसिव बॉलिंग वाले एलिगेशंस बार-बार उनके ऊपर लग रहे थे। तो था ठीक है कोई, बट मैं ये कहूँगा कि अपना ऑर्डर चेंज करो। मतलब मुझे नहीं लगता कि वंस अगेन सैम करन ने रन मारे, लेकिन नंबर 3 पे दुबे होने चाहिए और जडेजा को तो नीचे बैटिंग करने के लिए आना चाहिए। दीपक हुडा वगैरह को मजाक करने के लिए रखा हुआ है नीचे। ऊपर नंबर 4 नंबर 5 के बैटर है उनको ऊपर भेजो, डेवॉल ब्रेविस को ऊपर और बैटिंग कराओ नंबर 4 पर। तो आई थिंक वो ऑर्डर डेफिनेटली चेंज होना चाहिए। इसको ना बहुत बार डिस्कस कर रखा है पहले भी। की बैटल्स में विराट कोहली वर्सेस खलील, आई थिंक ये बहुत ही क्रिटिकल बैटल होगा, क्योंकि आरसीबी मतलब एक अभी ये कोरिलेशन निकल के आ रहा है बहुत पॉपुलर कि जब विराट कोहली 50 से ऊपर मारता है तो आरसीबी हमेशा जीतती है। 50 भी नहीं, 30 के ऊपर 30 के ऊपर मारते तो जीत जाती है। तो चेन्नई स्वामी उन्होंने एक मैच में रन मारे उसमें जीतेंगे लोग। तो अगर इस मैच में भी रन मारेंगे तो क्या पता है कोरिलेशन सही रहे। और खलील अहमद जो है एक लेफ्ट आर्म पेसर, वन सेकंड कैन पिच इट अक्रॉस द बॉडी, परहैप्स कोहली को ट्रबल कर सकते हैं। रोमारियो शेफर्ड द बैटर वर्सेस पथिराना में डेथ ओवर्स में देखना चाहता हूँ। क्या रोमारियो शेफर्ड तक बैटिंग आएगी? अरे भाई इतना भी और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। रोमारियो शेफर्ड वर्सेस क्या है? पथिराना। हाँ, कह सकते हैं यार। पथिराना वर्सेस एक इंटरेस्टिंग बैटल होगा। सैम करन वर्सेस सुयश भी मैं देखना चाहता हूँ। चहल के अगेंस्ट अच्छी बैटिंग करी थी सैम करन ने। सुयश अगेंस्ट क्या करेंगे? गुगलीज भी काफ़ी अच्छी डाल रहे हैं आजकल सुयश शर्मा, और थोड़ी क्विक इन दी एयर ज़्यादा रहे वो आजकल। तो सैम करन विद द टर्न क्या डोमिनेट कर सकते हैं या फिर एक विकेट दे बैठेंगे वहाँ पर। लास्टली शिवम दुबे वर्सेस हेजलवुड, ये भी मुझे लगता है कि 10 से 15 ओवर के बीच में एक फेज़ आएगा जहाँ पे इनके विकेट जल्दी गिरेंगे और ये दुबे बैटिंग कर रहे होंगे, हेजलवुड भी बॉलिंग करने के लिए आएंगे वहाँ पे। नहीं हुआ तो डेथ ओवर्स में तो आ ही जाएगा। वैसे भी दुबे आजकल नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे हैं। तो क्या वो हेजलवुड को डोमिनेट कर सकते हैं? बिकॉज स्पिनर्स उनको खेलने को इतने मिलेंगे नहीं। हेजलवुड को जितना कैरी मिल रहा है शॉर्ट ऑफ लेंथ से, इतना आसान डाउन द ग्राउंड हिटिंग होगी नहीं दुबे से, जो कि उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो हेजलवुड इज द लास्ट गाय जिनके अगेंस्ट डाउन द ग्राउंड हिटिंग आसानी से कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूं, क्या कोई भी स्कोप लग रहा है चेन्नई का एक सरप्राइज करने का? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मुझे भी नहीं लग रहा। मतलब हमेशा ऐसे मैचेस में लोग थोड़ा रोमांटिसाइज करने का ट्राई करते हैं ना, कि नहीं भाई बड़ी टीम से अगेंस्ट मैच है, इट डज नॉट मैटर ऐसी टीम्स में कि उनका फॉर्म कैसा चल रहा होता है। भाई आई थिंक मतलब सीएसके इतने सालों में मतलब इतने लो पॉइंट पे मैंने आई डोंट नो मैंने लास्ट टाइम कब देखा था सीएसके को। कभी भी नहीं देखा। हाँ हुआ ही नहीं। इससे ज़्यादा गिरी हुई सीएसके, एंड इट्स नॉट इवन अबाउट कि वो लोग 10th पे हैं।
इट्स अबाउट पहले भी रह चुके हैं लेकिन इससे ज्यादा घटिया परफॉर्मेंस। एटीट्यूड और मतलब लग रहा है ना कि वो होप ही नहीं है इनके अंदर कि ये लोग जीत भी सकते हैं मैच। दिस हैज द पोटेंशियल टू बी द वर्स्ट सीजन फॉर एनी टीम इन द हिस्ट्री ऑफ IPL। ये इतना बेकार चल रहा है। ओके, केकेआर 3 मैच जीती थी 2009 में। आई थिंक दैट इज बाय फार द वर्स्ट सीजन फॉर एनी टीम एवर। ये उनको और बीट कर सकता है। मेरे को गंदी बात ये लगी कि CSK के अंदर वो दिख ही नहीं रहा कि ये लोग शायद मैच जीत भी सकते, क्योंकि मैचेस गंदे, फॉर्म गंदे बहुत टीम्स के रहे। RCB का तो हर दूसरे सीजन ही कुछ ऐसा होता है भाई कि इनको ऐसा करना पड़ेगा तो ये लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। कैलकुलेटर वाली बात। स्टिल आपको लगता है कि अच्छा कहीं ना कहीं शायद ये लोग मैचेस निकालेंगे। कभी ऐसी स्टेज पे नहीं पहुंचते कि लगता है कि एकदम ही बर्बाद टीम हो रखी है। तो तुम क्या कह रहे हो कि RCB CSK से बेटर है? भाई इस सीजन जितना आई डोंट थिंक मैंने देखा RCB को भी कभी इतना गिरे हुए कि वो मतलब ऐसा होता है ना कि गेम में आता हो या मतलब आपको पता है कि 10 में से 9 मैच तो ये टीम हार जाएगी। आई डोंट थिंक मैंने कभी देखा है इतना ज़्यादा गिरा हुआ RCB को। CSK मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा लेकिन आई एम श्योर कोई ना कोई भाई एटीट्यूड वाइज आई डोंट थिंक सो मैंने इतनी ज़्यादा सैड टीम और आउटडेटेड टीम तो हाँ नहीं देखी मैंने। तो फिर मतलब बहुत ईजी है प्रेडिक्ट करना। आई वुड से आई थिंक आई एम गोइंग फॉर एन RCB विन। एंड मतलब अच्छी चीज़ ये कि ये जो हमारा चिन्नास्वामी पे जो रन स्टार्ट होना था उसमें एक आपको RR मिल गई स्टार्टिंग और उसके बाद आपको CSK मिल गई। अच्छा, तो जो बॉटम 2 टीम्स थी वो आपको मिल गई है, तो आप अच्छे से फॉर्म रीगेन कर सकते हो चिन्नास्वामी। आई कैन नॉट सी अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेन्नई विनिंग, बट मैं सपोर्ट जरूर करूंगा। थोड़ा IPL इंटरेस्टिंग हो एज ऑल्सो। जो बॉटम की टीम्स मैं उनको सपोर्ट करने वाला हूँ ताकि थोड़ा टॉप 2 की रेस, टॉप 4 की रेस में मसाला है। बट आई थिंक RCB इज टू गुड राइट नाउ। एंड इसी बात पे लास्ट हमारे प्रीव्यू पे चलते हैं। रादर KKR वर्सेस RR, जो कि अब KKR के 4 मैच बचे। अभी पहले 2 घर पे होंगे, उसके बाद 2 बाहर होंगे। क्या ये मैच KKR निकाल सकती है? लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग KKR ये मैच हार जाती है तो फिर तो आपको बॉटम 3 में रहना चाहिए। बॉटम 2 नहीं कहूँगा क्योंकि आपसे 2 टीम बहुत ही घटी हैं, RR और चेन्नई themselves। बट यार ये मैच नहीं हार सकती भाई। दैट्स टू बिग ऑफ अ शेम अगर आप घर पे RR से हार रहे हो। मतलब अभी हम बात कर रहे हैं कैसे हमें एक बॉटम टीम्स को सपोर्ट करना चाहिए। इस मैच में तो मतलब किसको ही सपोर्ट करें, दोनों टीम्स ही। इसमें KKR को सपोर्ट करेंगे अगर न्यूट्रल्स, तो टॉप 4 की रेस ज्यादा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। क्योंकि RR तो बाहर हो ही गई, RR ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, तो डज नॉट मैटर वो लोग हारेंगे या जीतेंगे इस टाइम पे KKR से। बाकी टीम्स के अगेंस्ट तो ऑब्वियसली उनको जीतना चाहिए, बट हाँ भाई KKR का जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस एक थोड़ी पॉजिटिव रे ऑफ होप मिली है पिछले मैच में। दिल्ली को हराया उनके घर पे जाके, वन ऑफ द टॉप टीम्स। और रहाने के बाहर होती टीम एकदम से थोड़ी लोग कह रहे हैं कि अच्छी दिखनी शुरू हो गई है। ऑल ऑफ अ सडन वो नैरेटिव आ गया कि रहाने को एज अ कैप्टन नहीं होना चाहिए। बड़ी जल्दी लोगों की आंखें खुली हैं। बट आई थिंक ऐसा तो नहीं बोलूंगा मैं यार, रहाने को अगर हमने कप्तान चूज करा तो उनको कैप्टन रहना चाहिए। RR वंस अगेन बैक टू डिफॉल्ट सेटिंग्स। एक मैच में थोड़े अच्छा चमके थे, बट उसके बाद मुंबई ने जो है वो मार के जो है दिखा दे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो अभी। अनफॉर्चुनेटली हेड टू हेड रिकॉर्ड में पिछले 5 में से भाई बहुत टॉप, मतलब टाइट रिकॉर्ड रहा है। 2 मैच जीते हैं दोनों और 1 नो रिजल्ट रहा था। ओके अभी इस साल पहला मैच जो था वो KKR उनके घर पे आके जीती थी। बट इन रिसेंट ईयर्स बहुत टाइट रिकॉर्ड रहा है। ऑल्दो इन सेइंग दैट आई थिंक KKR ने फिर भी अपनी चैंपियन टीम का कोर रिटेन करा है। RR इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टीम। हाँ फॉर श्योर भाई। मतलब इससे नहीं, लास्ट सीन तक ही RR एकदम भाई टॉप 4 टीम थी ना अल्टीमेटली, तो आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते इस RR टीम को। टॉस जीत के आई थिंक बैटिंग, ये मैं जब KKR ने टॉस जीत के चेस करा था 2 मैच पहले, तब भी मैंने कहा था कि यहाँ पे बैटिंग करना चाहिए। अगर एक ड्राई विकेट मिल रही है, डोंट वरी अबाउट द ड्यू दैट मच। यहाँ पे मैच इतना डीप जाएगा ही नहीं। पंजाब वाले मैच में भी KKR आई थिंक इसलिए थोड़ा बची भी है क्योंकि बारिश हो गई, वरना चेस करना आसान होता नहीं यहाँ पे। प्लस मतलब आप देखो तो RR का भी हाँ वो एक मैच उनने इंडिविजुअल विलियंस पे चेस कर दिया, वरना फिर आ गए डिफॉल्ट सेटिंग पे चेस होनी बारी है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो KKR डेफिनेटली बैट फर्स्ट कर सकती है यहाँ पे। अभी बात ये मत सोचो कि हम बैटिंग पहले करके जीत रहे हैं या चेस करके ज्यादा जीत रहे हैं। अभी हमें सोचना है जीत रहे हैं भाई, मैच जीतना है बस। आई थिंक यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल आप चांस अपने को दोगे अगर आप पहले बैटिंग करते हो तो। लाइनअप में आई थिंक KKR के लिए मैं वही कहूँगा कि रियल इश्यूज को एड्रेस पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, बट फॉर मी पर्सनली अगर मुझे चॉइस दी जाए, मैं लवनीत सिसोदिया को ला रहा हूँ इस मैच में वेंकटेश अय्यर के जगह पर। अगर अभी भी लोगों की आंखें नहीं खोल रही तो मुझे नहीं पता कब खोलेंगी, बट आई थिंक दिस इज अ नेसेसरी चेंज। अच्छा, इसके चलते हुए मैं एक और चीज़ भी कहूँगा, मुझे लगता है एक फॉरेन पेसर भी आना चाहिए। तो मैं गुरबाज की जगह पर फिर नोरकिया को लेके आऊँगा, क्योंकि पिछले मैच में वैसे भी 9 बैटर थे अनुकूल रॉय के साथ, तो एक बैटर कम हो जाएगा तो कोई इशू है नहीं। तो तुम सिसोदिया से ओपन कराओगे फिर या फिर रहाने से ओपन कराओगे? सो दैट सॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। फिर रहाने और रघुवंशी दोनों टॉप 3 में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे नारायण के साथ, अगर गुरबाज नहीं होंगे तो।
लवनीत जो हमारी कीपिंग कर सकते हैं नीचे आकर, उनको आप जो है नंबर 4 नंबर 5 जहाँ खिलाना खिलाओ, आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि लेफ्ट हैंडर हमें प्रमोट करना है तो आप रिंकू सिंह को प्रमोट कर दो, जिनके लिए सब लोग कह रहे हैं कि वो एक फिनिशर नहीं है, उनको आप टाइप कास्ट मत करो, मेक हिम बैटर नंबर 4, दे दो चांस ऊपर फिर, या तो लवनीत को ले आओ, आप लवनीत खुद भी लेफ्टी है। तो आई थिंक यहाँ पर कोई मतलब एक चेंज के थ्रू आप इतने सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हो केकेआर की। एंड आई नो कि पिछला मैच जीते हैं तो क्यों चेंज करना है, लेकिन आई थिंक ये चेंजेस बहुत वैलिड है। प्लस मतलब रहाणे का वो रिकॉर्ड है ना कि आफ्टर द पावर प्ले वो थोड़ा स्लो हो जाता है, तो और अल्टीमेटली इनफैक्ट पावर में बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब अच्छी बात वही है कि वो पावर प्ले को और मैक्सिमाइज कर पाए, बेटर ही होगा। आई थिंक परफेक्ट लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बन जाएगा हाँ, टॉप 4 का। परफॉर्मिंग बैटर्स ऊपर आ जाएंगे, एक एक्स्ट्रा फॉरेन पेसर ऐड हो जाएगा, तो पेस लाइनअप भी स्ट्रेंथन हो गई आपकी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी अगर आप वेंकटेश अय्यर की जगह पे लवनीत को ले आओगे और गुरबाज की जगह पे नोकिया को ले आओगे। ये 2 चेंजेस से आपकी टीम और बेटर ही हो जाएगी मेरे ओपिनियन में। तो आई डोंट नो ये लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। आरआर के लिए अब क्योंकि संदीप मिस आउट कर रहे हैं तो आई थिंक मधुवाल कंटिन्यू करेंगे, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। युद्धवीर को क्या हम लोग अज्यूम करें कि फरूकी खेलेंगे भाई? मतलब यहाँ पे इस पिच पे आप ला सकते हो युद्धवीर सिंह को। एंड मेरा तो ये कहना है कि देखो अगर हसरंगा तो आ रहे हैं वापस तो समझ में आता है, नहीं तो मुझे लगता है कि फरूकी को बाहर करके कुमार कार्तिकेय को लेट हिम स्टे इन द टीम। 3 स्पिनर्स अगर आप खिलाओगे तो कोई बुरा नहीं है। मतलब इनफैक्ट अगर हसरंगा फिट हो भी जाते हैं, मे बी गेट हिम इन प्लेस ऑफ फरूकी, थिक्शाना, हसरंगा और कुमार कार्तिकेय तीनों को खिलाओ। स्पिनर्स 3 तो खेल ही सकते हैं, मतलब इस विकेट पे तो खेल सकते हैं, अनलेस रियान पराग ने ठान रखी है फिर से कि मुझे एज अ थर्ड स्पिनर ऐड करना ही करना है, और मैं 3 और फेंकूंगा तो अलग बात है। बट आई थिंक हैविंग हसरंगा, थिक्शाना एंड कुमार कार्तिकेय इन द सेम टीम में नॉट बी अ बैड ऑप्शन। हमने पहले ही पिच कर रखा है बहुत। एंड बैटिंग में ऑफ कोर्स क्योंकि शुभम दुबे तो अब खेलेंगे, तो वो नंबर 8 तक बैटिंग हो जाएगी। आर्चर ने नंबर 8 पे बैटिंग अच्छी करके दिखा दी है। ये एक चेंज मैं प्रपोज करूंगा। आई थिंक अगर पॉसिबिलिटी हो हसरंगा की वापस आने की तो आपके पास बहुत वैरायटी हो जाएगी। कुमार कार्तिकेय था भी उनको स्लाइड निकली था, तो आई थिंक वो आ ही जाएंगे नेक्स्ट मैच में। था तो सैंडर को भी यार, पर पता नहीं कितना वैलिड रहता है आजकल। बट आई थिंक ये चीज़ एक मतलब एक्सप्लोर करनी चाहिए इन लोगों को। की बैटल से मैं कहूँगा नारायण वर्सेस आर्चर, हैंड्स डाउन नारायण अगर टिकते हैं तो पावर प्ले चेंज करके देते हैं। इट्स अ वेरी क्रिटिकल फेज ऑफ द गेम फॉर एनी टीम प्लेइंग अगेंस्ट केकेआर। लोग बहुत अंडररेट करते हैं नारायण को एज अ बैटर, बट उनके जो 20-25 रन आते हैं ना, बड़े इंपैक्टफुल होते हैं। मतलब हमने लास्ट मैच में देखा था कैसे स्टार्क से 3 ओवर डलवा दिए थे अल्टीमेटली, जस्ट बिकॉज ऑफ नारायण। तो क्या पता आर्चर से भी डलवा दें, और अगर वो पे ऑफ नहीं करता तो फिर वो डेथ ओवर्स में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि संदीप भी नहीं रहे तो कौन डालेगा बॉलिंग। रघुवंशी वर्सेस हसरंगा, अगर हसरंगा फिट होते हैं होपफुली तो, नहीं तो थिक्शाना इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल। रघुवंशी ने जिस तरीके से आके विपराज को डोमिनेट करा था, हसरंगा आजकल ही इज गेटिंग लॉट ऑफ विकेट्स बाय बॉलिंग स्लो थ्रू दी एयर और बॉल को रिप करने का टाइम देते हैं। अगर रघुवंशी डाउन द ग्राउंड वैसे हिटिंग कर सकते हैं तो कोई जवाब रहेगा नहीं हसरंगा के पास। बटलर ने भी इसी तोड़ा था, तो रघुवंशी के ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। जायसवाल वर्सेस हर्षित राणा, जायसवाल भी आई थिंक लोन वॉरियर है अभी। मतलब वैभव सूर्यवंशी से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा सकते नहीं, क्योंकि वो अन्य मतलब थोड़ा अनफेयर हो जाएगा उनके लिए। मतलब हाँ, पहला सीजन और बच्चा है भाई। 10 साल बाद भी वो 24 के होंगे यार। मेरे को तो ये समझ लगता है हमेशा 10 साल बाद भी वो बंदा 24 का होगा। पर वही बात है कि उसके चलते हुए पूरा जो भार होता है वो सिर्फ जायसवाल पे आता है कि भाई अब ये बंदा कुछ करके दिखाए। तो सवाल से कि नीतीश राणा का भाई होम कमिंग है, नीतीश राणा वर्सेस वरुण चक्रवर्ती, आप रन मार के दिखाओ। क्योंकि ऑफ लेट थोड़े कहूँगा अनकैनी एंड लेम डिसमिसल्स आए हैं जो कि नहीं आने चाहिए थे। इवन अगेंस्ट बोल्ट जो पिछले मैच में आउट हुए वो छक्के की बॉल पर, आई थिंक ही शुड हैव डन बेटर। सो यहाँ पर बेस्ट पॉसिबल ओकेजन है। स्पिन के बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, अश्विन को बहुत डोमिनेट करता है एक मैच में कोई आगे तो यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती नारायण जिन्होंने पिछला मैच बदला था, डोमिनेट देम, सेट द टोन फॉर राजस्थान रॉयल्स, बिकॉज मिडिल ओवर्स में वैसे भी लोग अच्छा नहीं करते। मिडिल ओवर्स में केकेआर स्पिनर्स ही होंगे, तो उनको डोमिनेट करने का बेस्ट चांस है नीतीश राणा के पास। प्रेडिक्शन की अगर हम लोग बातें करें, आई जेन्युइनली डोंट बिलीव देयर इज अ सरप्राइज है। मतलब आरआर नहीं हरा सकती ना। हाँ, मतलब मुझे भी ये लगता है कि भाई वो अगर हार गई ना केकेआर तो डूब के मर जाना भाई। मतलब फिर वो जेन्युइनली बॉटम 3 में डिजर्व करती है। अगर इनसे भी हार गए तो, और वो भी घर पे हार गए तो, आपकी प्रॉपर पिच आपको दे रखी है, आपकी टीम आप खुद चूज कर रहे हो, तो हारना तो नहीं चाहिए। एंड वेरी ऑनेस्टली मैं देखता भी नहीं कि कोई पॉसिबिलिटी होगी जहाँ पे आरआर हरा दे, क्योंकि कितना भी आरआर फैंस कह ले कि भाई हमने देखा था, हमने जीटी को हरा दिया, आप लोगों ने सबने देखा था, मतलब मैं वही कहूँगा कि वो पूरा मैच आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे जीते थे। एंड यूजुअली आप 1 मैक्सिमम 2 या फिर 3
वो रन कंटिन्यू करके रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। भाई केकेआर को रियलाइज करना चाहिए, लोग पोटेंशियल गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हुए हैं अभी। आरआर और सीएसके 2 इजीएस्ट ऑफ द गेम्स इनको दोनों घर पे मिल रहे हैं आने वाले टाइम पे 5 दिनों के गैप के अंदर। ये 2 मैच अगर आपने निकाल लिए ना, आखिरी में यू विल बैक योर सेल्फ टू बीट एसआरएच एंड आरसीबी। और लास्ट मैच में आते अगर आरसीबी से हार भी गए तो होगा कि चलो आपने फाइट दी लास्ट मैच। एग्जैक्टली। अगले 2-3 मैच आपके लिए गोल्ड माइन है, आपने वो डिफिकल्ट फेस डीसी के अगेंस्ट निकाल दिया। मतलब एक जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन थी केकेआर से, जो तुमने भी कहा था कि शायद वो एंड मोमेंट पे स्लिप अप कर जाए, वो डिट्टो प्रूव हो जाएगी अगर वो आरसीबी वाले मैच तक लेके जाते हैं इस गेम को, कि भाई हम लोग 3 मैच जीत गए थे और उसके बाद आरसीबी से हार गए इसलिए हम लोग नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो एग्जैक्ट प्रेडिक्शन भी राइट हो जाएगी। ऑल्दो आरसीबी से हार इससे क्वालिफाई नहीं करे इज अ रॉन्ग एक्सप्लेनेशन। आपने बीच में जो मैचेस बॉटल करे हैं, पंजाब वाला मैच क्वालिफाई नहीं कर पाए अल्टीमेटली, तो जस्ट स्लिप अप कर गए आप। हाँ, मतलब बहुत क्लोज आके आप 4th-5th पे रह गए। आई थिंक केकेआर वहाँ पे करेगी फिनिश, उसी पोजीशन पे होगा कहीं ना कहीं। मतलब वो टॉप 2 में तो नहीं आने वाले, या तो 4th आएंगे या तो जस्ट मिस आउट करने वाला सीन रहेगा। आई सी देम विनिंग दिस गेम, प्रेइंग कि कोई सरप्राइजेस ना हो। आर को जितनी पार्टिसिपेट करनी थी बाकियों करते थे भाई, तब तो करी नहीं, हमारी मत करना। बट आई थिंक ऑन दैट नोट आज का एपिसोड खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को वैल्यू मिलेगी काफ़ी सारी, कुछ नया सीखने को मिला हो तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिए इस पॉडकास्ट को, सब्सक्राइब करिए। जल्दी से हम लोग को अब 30 के तक पहुंचने का टारगेट रखते हैं, और आप लोगों से बहुत जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में।